नमस्कार, दोपहर के 1 बज गए हैं। वक्त हो गया है कहानी कुर्सी की का। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। इस समय देश में महिलाओं के नाम पर पॉलिटिक्स पीक पर है। मोदी सरकार महिला आरक्षण संशोधन बिल लेकर आई, लोकसभा में चर्चा हुई, लेकिन बिल पर्याप्त संख्या बल न होने के चलते पास नहीं हो पाया। सरकार कांग्रेस समेत इंडिया अलायंस को महिला विरोधी बता रही है। देश भर में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। विपक्षी दलों के नेता भी सरकार की नीयत और इसकी टाइमिंग पर सवाल उठा रहे हैं। कल राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, स्टालिन ने मिलकर महिला आरक्षण संशोधन बिल को 54 वोटों से गिरा दिया। इसका पॉलिटिकल इंपैक्ट क्या होगा? बंगाल में, तमिलनाडु चुनाव में इसका क्या असर देखने को मिलेगा? 2029 के चुनाव में किसे फायदा होगा, किसे नुकसान होगा, यह आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आधी आबादी के हक की लड़ाई ने एक बार फिर से जोर पकड़ा है और लगातार इतने सालों से हम जिन महिलाओं की बात कर रहे हैं, ये सोचिए जरा, ये कोई केवल पश्चिम बंगाल की, केवल तमिलनाडु की, केवल कर्नाटक की, केवल आसाम की, राजस्थान की, गुजरात की, हिमाचल की, जम्मू कश्मीर की महिलाओं की बात नहीं है। पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक देश की आधी आबादी के अधिकार की बात थी। वो अधिकार जो बीते 40 सालों से लगातार लटक रहा है, बीते 26 सालों से लगातार बार बार फ्लोर पर पहुंचता है और वापस लौट जाता है। साल 2023 में सरकार ने इसे पास तो करा लिया, लेकिन इसमें एक संशोधन के साथ इसे पास कराने की मंशा के साथ सरकार आई। मंशा यही थी कि डिलिमिटेशन यदि हो जाएगा, इसके साथ साथ महिलाओं को यदि आरक्षण मिल जाएगा तो इसका ज्यादा पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा। लेकिन कांग्रेस की तरफ से जिस तरीके से विरोध हुआ, जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने विरोध किया, डीएमके ने जिस तरह से इसे दक्षिण वर्सेस पूरब, उत्तर के बीच में इसे बांटने की कोशिश की, उससे लेकर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। आज कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी फ्रंट फुट पर नजर आई। जयराम रमेश के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की। प्रियंका ने सरकार पर जबरदस्त अटैक किया। सबसे पहले आपको प्रियंका गांधी की बात सुनाते हैं। मैं बहुत खुश हूं कि आप सबने, देश ने देखा कि जब विपक्ष एकजुट हो जाता है तो किस तरह से इनको हराया जाता है। किसी ने मुझे पूछा आते हुए कि ब्लैक डे है, आप ये सरकार कह रहे हैं कि ब्लैक डे है। ब्लैक डे इनके लिए इसलिए है क्योंकि पहली बार इनको धक्का लगा जो लगना चाहिए था। आज की महिलाओं की समस्याएं बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं, संघर्ष बढ़ रहा है। बेवकूफ नहीं है महिलाएं, सब कुछ देख रही हैं। वो पीआर, मीडियाबाजी वो अब नहीं चलेगी। कुछ ठोस करना है तो आप 2023 में जो सर्वसहमति से जो विधेयक पास हुआ था, पारित हुआ था, सारे दलों ने उसका समर्थन किया था, उसको लाइए। उसमें अगर कुछ एकाध संशोधन करना है छोटा, ताकि वो अभी लागू हो सकता है, करिए और उसको अभी लागू करिए। कल जो हुआ वो लोकतंत्र के लिए एक बहुत बहुत बड़ी जीत रही। ये संविधान की जीत थी, देश की जीत थी और विपक्ष की एकता की जीत थी। मेरे ख्याल से पूरी साजिश जो रची गई षड्यंत्र की तरह, कि किसी न किसी तरह से हमें सत्ता में रहना है। अगर अभी नहीं किया जाएगा तो 2029 तक जो ये करना चाह रहे हैं परसिमन, 2011 के जनगणना के आधार पर, वो नहीं खत्म हो पाएगा। तो ये सब करने के लिए एक तरह से प्लान बनाने के लिए कि परमानेंटली हम सत्ता में कैसे रह सकते हैं। तो ये साफ है कि उन्होंने सोचा चलो पारित हो जाएगा तो जीत, पारित नहीं होगा तो हम हर नेता के सामने बाकी पार्टियों को महिला विरोधी कहकर महिलाओं के मसीहा बन जाएंगे। तो आप महिला हैं, हम जानती हैं कि महिलाओं का मसीहा बनना इतना आसान नहीं है। इस वक्त किरण रिजिजू भी कुछ कह रहे हैं, वो आपको सुना देते हैं, फिर चर्चा को शुरू करते हैं। और फिर महामहिम राष्ट्रपति जी को हम सब ने धन्यवाद दिया, प्रस्ताव पारित करके दोनों सदनों में। और फिर यूनियन बजट बहुत अच्छी तरह से पारित हुआ। फिर फाइनेंस बिल पारित किया गया है। मैं डिटेल में इसमें नहीं जा रहा हूं कि आप लोग सब इसके बारे में ऑलरेडी मालूम है।
तो विपक्ष एक हो गया है। इस वोटिंग के बाद ये तो समझ में आया कि विपक्ष की एकता जो है वो बहुत मजबूत तौर पर दिखाई दे रही है। सरकार की तरफ से जो कहा जा रहा है कि पूरा का पूरा विपक्ष और खासतौर पर गृह मंत्री अमित शाह 4 सियासी दलों का नाम ले रहे हैं और मैं कोट अनकोट उन्हें ही पढ़ देती हूं। उन्होंने कहा कि लोकसभा में अजीब दृश्य दिखा। देश की महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण जो कि उनका अधिकार था वो नहीं मिल पाएगा। कांग्रेस और उनके सहयोगियों ने पहली बार नहीं किया है बल्कि बार बार किया है और ये सोच महिलाओं के ना हित में है और ना ही देश के हित में है। बिल को कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके और समाजवादी पार्टी ने पारित नहीं होने दिया। मैं उन्हें यह बताना चाहता हूं कि नारी शक्ति के अपमान की यह बात यहीं पर नहीं रुकेगी, ये दूर तलक जाएगी। अब कितनी दूर तलक जाएगी, चर्चा इसी बिंदु पर हम करेंगे। चारों बेहद खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हैं, विजय त्रिवेदी जी हैं, प्रोफेसर संगीत रागी जी और प्रोफेसर समीर चौगांवकर जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। कितनी दूर तलक जाएगी हर्षवर्धन जी जो बात गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं? कितनी दूर तक? 2029 तक? नहीं, मुझे लगता है कि 2029 तो अभी समय है और तब तक तो जाएगी ही जाएगी। तब तक क्या होता है, तब तक क्या ये सरकार, मतलब मुझे जो दिखता है कि क्या ये सरकार फिर से एक बार प्रयास करेगी क्या, मेरे लिए सबसे बड़ा सवाल यही है। और अभी 2027 है उत्तर प्रदेश, 29 तो बहुत आगे की चीज है। भारतीय जनता पार्टी के लिए इस मुद्दे को नीचे तक ले जाना, मतलब वो जिसको कहते हैं ना कि जो उसकी आखिरी यूनिट होती है बूथ तक, वहां तक लेकर जाना कि महिला विरोध में विपक्ष ने उनके अधिकार को नहीं लेने दिया। और वो सिर्फ महिला विरोध का मसला नहीं है, ये हर कोई जानता है। जैसे एक सबसे मासूम सवाल होता है कि क्यों नहीं 543 में कर देते। अब 543 में करना होता तो पहले ही कर देते, उसमें तो बेईमानी होती है। और ये जिसको कहते हैं ना कि एक तरीका होता है, किसी भी चीज को आप ट्विस्ट दे दीजिए, यानी वो होना ना हो तो आप कहे अच्छा ये इसी को क्यों नहीं कर लेते हो, जिस पर आपको पता है कि कई तरह के रिजर्वेशन होंगे, कई तरह की मुश्किलें होंगी। दूसरा, जब ये सीटें बढ़ती तो ये तो सबका भला होना था, क्या जनरल, क्या SC ST, क्या OBC, क्या महिला और क्या मुसलमान, सबके लिए 11 सांसद विधायक होने वाले थे ना। तो एक तरह से सबका विरोध किया है विपक्ष ने। और जो बात कल हमने कही, ये एक जरूरी बात है। क्या किरण रिजिजू जी कुछ कह रहे हैं जी? तो ये इस बजट सेशन में सामने में आया है। मैं अपने जो साथी मिनिस्ट्री में जितने हैं सबको भी धन्यवाद देते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। हमको लगातार गाइडेंस देते रहे और बजट सेशन को चलाने में, सरकारी बिजनेस जो भी लेके आने में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन रहा है। तो इसके वजह से हम अच्छा से बिजनेस लेकर के सदन में आए हैं। हमारे उपराष्ट्रपति जी जो राज्यसभा में सभापति हैं और लोकसभा स्पीकर, दोनों को भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। बहुत अच्छी तरह से संचालन करके दोनों सदनों को चलाया। और बाकी जितने भी फ्लोर लीडर्स हैं पार्टी के, सबको भी धन्यवाद देता हूं। और आप मीडिया वालों को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। आपने बहुत अच्छी तरह से पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स और इश्यूज को आप लोगों ने कवर किया है। एक विषय कल जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम और डिलिमिटेशन अमेंडमेंट बिल जो पारित नहीं हुआ, उसके बारे में मैं इतना कहना चाहता हूं, राजनीति से प्रेरित होकर के और महिलाओं को अधिकार नहीं देने का मानसिकता लेकर के कांग्रेस पार्टी और विपक्षियों ने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को जो पारित नहीं होने दिया 2/3 मेजॉरिटी से, उससे हम लोग सब दुखी हैं। ये सिर्फ सरकार के लिए दुखी है और ये सरकार को, हमारे पार्टी को नुकसान हुआ ये नहीं है। हम दुखी इसलिए कि ये नुकसान देश के महिलाओं को हुआ है। देश के महिलाओं को अपना पूरा कानूनी प्रक्रिया, देश का बागडोर करने में, देश को संचालन करने में जो निर्णय होते हैं, निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदारी देने के लिए लोकसभा में और विधानसभाओं में जगह देने के लिए जो महत्वपूर्ण कदम था वो पारित नहीं हो पाया, इसलिए हम दुखी हैं। ये इसको सरकार का फेलियर, हमारा पार्टी का फेलियर बिल्कुल नहीं मानना है।
ये देश के ऊपर में बहुत बड़ा आघात कांग्रेस पार्टी और कुछ दलों ने पहुंचाया है। इसलिए कांग्रेस पार्टी और उनके कुछ साथियों को महिलाओं का आक्रोश को झेलना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी के ऊपर भी यह काला दाग, महिला विरोधी का जो दाग चिपक गया है, ये कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। इसलिए इसको हमारा सरकार पार्टी का विफलता मत समझे और महिलाओं को अधिकार नहीं दे करके सेलिब्रेशन करना ये तो घोर पाप है। कोई आपने पार्टी दुनिया में देखा है क्या? महिलाओं को अधिकार नहीं देने का फैसला करके और उसको वो जीत मानते हैं। महिलाओं का आरक्षण लोकसभा और असेंबलीज में ये हम सबका दायित्व है, उसको देना है। और उसको नहीं देने का कांग्रेस का मानसिकता और उस बिल को गिरा करके फिर जश्न मना रहे हैं, इससे बड़ा महिला विरोधी मानसिकता कैसे आप दर्शा सकते हैं? यही पूर्ण रूप से अपना छवि को इन्होंने दिखा दिया है। बहानाबाजी नहीं चलेगा, अलग अलग बहाना नहीं चलेगा। सीधा सीधी बात है, महिलाओं को जो अधिकार देना चाहिए उसको कांग्रेस और उसके साथियों ने गिराया है। तो हमारे लिए क्या, हम तो सरकार में है ही, हम तो चुन के आए हैं। लोगों ने वोट दिया है, मोदी जी के नेतृत्व में हमको तीसरी बार जनादेश दे करके सत्ता में बिठाया है। तो सरकार तो है, दुखी इसलिए कि महिलाओं को अपना अधिकार नहीं मिला। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी को आप लोग भी बताना है, जश्न मनाने का जरूरत नहीं है, ये तो पाप काम किया है। महिलाओं को अधिकार नहीं दे करके जश्न मना रहे, ये तो शर्मनाक बात है। इसलिए ये जो बजट सेशन है बहुत सक्सेसफुल बजट सेशन रहा है। बस महिलाओं का अधिकार देने में असमर्थ रहा है। हमने कल पार्लियामेंट में भी कहा है कि महिलाओं को जो इज्जत, सम्मान और महिलाओं के लिए जो उत्थान देने वाला काम मोदी जी ने जो किया है, कोई सोच भी नहीं सकता है। लेकिन ये हम आगे भी करते रहेंगे। मोदी जी ने कहा है कि उनके महिलाओं के प्रति जो उनके सोच, उसका सम्मान देने का जो अभियान है, ये पहले से भी और ताकत हो करके हम लोग आगे काम करेंगे। इसलिए प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि पूरा प्रयास किया हम लोगों ने, महिलाओं का अधिकार मिले, पूरा ताकत लगाया। अब ये कांग्रेस और उसके साथी जो है मानने के लिए तैयार नहीं है, तो उसको हम मारपीट करके जबरदस्ती तो वोट डलवा नहीं सकते हैं। उनका सोच ही महिला विरोधी है, तो हम उनको जबरदस्ती फिजिकली पकड़ के तो वोट नहीं डलवा सकते। तो हमने डेमोक्रेटिक प्रोसेस से हमने वोट डाला, उसका समर्थन मांगा। बार बार मैंने कांग्रेस अध्यक्ष से, कांग्रेस के नेताओं से बार बार बात किया। वो सिर्फ चिट्ठी लिखता है, मीटिंग में आते नहीं है। बाकी पार्टी लोग सब आए मीटिंग में, गृह मंत्री जी, मैं, हमारा कानून मंत्री अर्जुन जी, कितने बार हम लोगों ने मीटिंग किया, सबसे मीटिंग किया। और कांग्रेस पार्टी तो किरण रिजिजू जो बात कह रहे थे वो हमने आपके सामने रख दी। हर्षवर्धन जी, आप अपनी बात पूरी कर लें। नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि कल जिसने भी सदन की कार्रवाई देखी, और चूंकि इतना हाई पिच ये था, इतना बड़ा ऐतिहासिक अवसर था, ये आरोप लगाया जा रहा था या ये आलोचना की जा रही थी कि जो और बेहतर तरीके से होता कि भाई आप उसमें लिख के क्यों नहीं दे रहे हैं। अब कई बार ये भी कहा जाता है कि आप जिन चीजों के लिए तय करते हैं उसको लिखने का काम, उसको आगे और जिसको कहते हैं ना कि एकदम से तय कर देने का काम संविधान, संसद, संविधान के दायरे में संसद से वो कर लेना चाहिए था। कल अमित शाह और वेणुगोपाल के बीच की बातचीत जो थी वो तो अद्भुत थी। उन्होंने शर्त रखी और उन्होंने मान ली। हाँ, बात बनती दिख रही है। और मैं तो ये मानता हूं कि पहली बार इन 11-12 वर्षों में सरकार विपक्ष की मांग के सामने नतमस्तक हो गई। आज तक मैंने नहीं देखा कि, बल्कि पहले क्या होता था, विपक्ष कुछ कहता था तो उसको सरकार उसको तो नहीं मानती थी, बाकी कुछ भी मान ली। पहली बार है कि सरकार नतमस्तक हो गई, क्योंकि उसको पता था कि महिलाओं के आरक्षण का यह संवेदनशील मसला था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उसको स्वीकार नहीं किया। और क्या यह अच्छा नहीं होता? आप चाहे जो कह लें, क्योंकि 543 पर अगर ये आरक्षण मिल जाना होता तो इतने वर्षों से जो 3-4 दशक बीत गए वो नहीं बीते होते। और ये तो जरूरी है ना भाई, 1971 का सेंसस फ्रीज किया हुआ है, तो उसके बाद से 2011 का आ गया, 2026 का आने वाला है, तो आप अगर 50% प्लस पे सबकी सहमति बन जाए तो ये बेहतर होता।
लेकिन मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा अवसर इस सदन ने गंवा दिया और उसमें विपक्ष की जो भूमिका है विशेष करके कांग्रेस की, वो चिंता करने वाली है, उनके लिए चिंता करने वाली है, हम लोगों के लिए नहीं, उनके लिए चिंता करने वाली है। बड़ी खबर एक दे दें दर्शकों को, महिला आरक्षण बिल पर अभी थोड़ी ही देर में दोपहर 3 बजे कैबिनेट की एक बैठक भी होगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उस कैबिनेट की बैठक में शामिल रहेंगे। विजय जी, मैं देख रही हूं कि 3 बजे भी एक जी। तो विजय जी, आज सुबह से मैं जैसे सोशल मीडिया पर भी थोड़ा नजर रख रही हूं और देख रही हूं क्या प्रधानमंत्री की तरफ से कुछ कहा जाता है, क्या कोई निराशा या कोई आशा भविष्य में, जो कांग्रेस पार्टी कह रही है कि भाई 543 पर ही, अभी प्रियंका गांधी का भी बयान हमने सुनाया था कि 543 पर ही आप जो है वो रिजर्वेशन दे दीजिए 33% का, हम इसके लिए तैयार हैं, ये स्वागत योग्य है। प्रधानमंत्री क्या कहेंगे, क्या बोलेंगे, इस पर हमारी नजर है। और क्या नफा नुकसान कांग्रेस पार्टी को कुछ दिख रहा है इसमें? नहीं, जब हमने ये प्रोग्राम शुरू किया तो आपने एक लाइन उसमें लिखी है कि तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के चुनावों में इसका असर दिखाई देगा जी। तो एक सवाल मेरे मन में आया कि क्या उन चुनावों को ध्यान में रख के ये बिल लाया गया था? अच्छा, ये बोल चुके हैं प्रधानमंत्री ने कहा विपक्ष को इसका अंजाम भुगतना होगा। प्रधानमंत्री ने इसे विपक्ष की बड़ी गलती बताया, विपक्ष ने देश की महिलाओं को हराया है। मैंने कहा जी, वो जी, जी। प्रधानमंत्री जी की तो बात हो गई है उसमें, तो कह रहा हूँ कि जब हम ये सवाल करते हैं कि क्या इसका असर तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के चुनावों में पड़ेगा, तो एक मन में सवाल स्वाभाविक आता है कि क्या उन चुनावों को ध्यान में रख के ये बिल लाया गया था, क्योंकि बीच चुनावों के इस बिल को लाया गया और परसों से शायद हम लोग इस पर सवाल कर रहे हैं। इसमें से किसी भी सवाल का जवाब मेरी वजह से नहीं, सरकार ने, विपक्ष ने भी बहुत सारे लोगों ने पूछा कि इस बिल को चुनावों के दौरान अलग से विशेष बैठक बुलाकर लाने की क्या ज़रूरत पड़ी, आवश्यकता क्या थी। सरकार ने इसको वो सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं दिया, मतलब जवाब ही नहीं दिया कोई कि सरकार ने क्यों ऐसा किया। 2029 के लिए लाना था तो भी 15 दिन में तो कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ना था। दूसरी बात, ये जो माहौल बनाया जा रहा है, एक नैरेटिव बनाया जा रहा है कि विपक्ष जो है महिला बिल के विरोध में था। यदि 2 दिन की पूरी डिबेट सुनूं मैं, मुझे एक भी आदमी, पक्ष विपक्ष निर्दलीय जो भी लोग थे, जो लोग बोले, उनमें से एक भी आदमी ने नहीं कहा कि वो महिला बिल के खिलाफ है। एक भी आदमी ने नहीं कहा। ठीक है, तो इसलिए मुझे नहीं समझ आता कि महिला बिल के विरोध की क्या बात है। दूसरी बात, महिला बिल को तो 5 संसद ने पहले ही कर दिया था आम सहमति से, पिछली बार 2023 में, तो वो सब लोग सहमत थे। तो फिर सरकार का जो थॉट है आफ्टर पासिंग द बिल, उसने दुविधा की ना। 2023 में जब विपक्ष मांग कर रहा था कि आप 2029 से इसे लागू कर लीजिए, तो सरकार ने कहा कि नहीं, हम नई जनगणना के साथ, नई डिलिमिटेशन के साथ करेंगे। तो फिर सरकार को यह आफ्टर थॉट क्यों आया कि 2029 से इसे लागू करना चाहिए? अगर ऐसा आया, मैं ये नहीं कह रहा कि सरकार की मंशा नहीं थी बिल पास करने, अगर ऐसा था तो क्या सरकार ने विपक्ष के साथ कोई आम सहमति बनाने की कोशिश की? वो भी मुझे तो नहीं दिखाई दी। कोशिश की होगी तो की होगी, क्योंकि अगर थोड़ी बहुत भी कोशिश की होती तो ये जो 54 वोट्स का डिफरेंस है, ये हो सकता है 25-30 का रह जाता, 10-20 लोग तो जाग जाते। जैसे प्रधानमंत्री जी ने आखिरी वक्त तक कोशिश की, जो हमने कल भी चर्चा की कि बहुत अच्छा काम है कि प्रधानमंत्री जी ने पहले राजनीतिक दलों के साथ वो अपील की, फिर सांसदों से भी अपील की। इसमें कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी अपील है। तो वो एक्सरसाइज जो आज आपके माननीय मंत्री जी बोल रहे हैं, पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर, क्या उनकी भूमिका पर सवाल होते हैं कि नहीं होते? अब उन सवालों पर चर्चा कीजिए। क्या पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर जो फ्लोर मैनेजमेंट है उसमें फेल रहे कि सरकार अपने अलावा किसी को अपने साथ नहीं ला सके? क्या संविधान संशोधन बिल पर सरकार को ऐसे ही तैयारी करनी चाहिए? और अगर ऐसा नहीं है तो ये मंशा पर भी सवाल हो सकता है कि क्या सरकार वाकई इस बिल को पास कराना चाहती थी या नहीं चाहती थी। मैं उस पर नहीं जा रहा कि बिल गिरते ही बीजेपी के एमपी जो है प्ले कार्ड्स लेकर आ गए कांग्रेस के और विपक्ष के खिलाफ। वो पहले से ही बना रखे थे, नहीं बना रखे थे, वो इशू ही नहीं है। लेकिन क्या सरकार ने अपनी मंशा के हिसाब से शिद्दत से वो काम किया या नहीं किया? और विपक्ष के पास भी ये मौका था कि सरकार ने जो कर दिया वो कहते चलिए हम तो, आप ये गलत है, हम सहमत नहीं है, फिर भी उसके साथ है। जैसे 2023 में हुआ था कि भैया ओबीसी पर रिजर्वेशन नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, तो खड़े हो जाना चाहिए था। तो आज समीर जी जो हमारे मित्र हैं, उन्होंने आज सोशल मीडिया पे एक लाइन लिखी, उस शब्द का मैं इस्तेमाल करना चाहता हूं उनकी इजाजत से, कि सामूहिक असफलता है संसद की।
सामूहिक असफलता संसद की। मैं इसमें अब थोड़ा बंगाल को जोड़ लेती हूँ। बंगाल में 4 दिन के बाद फर्स्ट फेज की वोटिंग होगी महिला आरक्षण संशोधन बिल का। वहां कितना इंपैक्ट होगा इसी पर सबकी नजर भी है। ममता बनर्जी के लिए महिला बढ़ चढ़कर वोट करती हैं, इसलिए ममता बनर्जी के लिए महिला वोट की अहमियत ज्यादा है। मोदी को भी बंगाल में ममता का किला ढहाने के लिए महिला वोट की सख्त जरूरत है। ऐसे में संसद में जो कुछ भी 2 दिन के अंदर हुआ उसका पहला टेस्ट तो पश्चिम बंगाल में ही होगा। 2021 के बंगाल चुनाव में करीब 50% महिलाओं ने ममता बनर्जी को सपोर्ट दिया था। बीजेपी को 36% महिलाओं ने वोट दिए थे, यानी कि ममता यहां करीब 14% से बीजेपी से आगे थी। लेकिन इस बार क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। टीएमसी का स्टैंड हम पहले से जानते हैं कि इस बिल को लेकर क्या था, लेकिन 2023 में तो टीएमसी भी इस बिल के समर्थन में रह चुकी है। तो कौन अपना नैरेटिव प्रोफेसर संगीत रागी जी ज्यादा ताकत के साथ इंपोज कर पाएगा, जनता के बीच में ले जा पाएगा, ममता बनर्जी या बीजेपी? देखिए, सबको अपनी बात रखने की स्वतंत्रता है, बट मैं नहीं मानता कि ये सामूहिक असफलता है। ये बिल्कुल सामूहिक असफलता नहीं है। कल भारत की संसद ने लोकतंत्र को कलंकित किया है और भारतीय लोकतंत्र को कलंकित करने में विपक्ष ने कलंकित किया है। विपक्ष चाहती ही नहीं थी। अभी कहा गया यहाँ पे, विजय जी ने कहा कि सभी ने तो कहा, किसी ने तो महिला आरक्षण का विरोध तो किया नहीं, सभी ने महिला आरक्षण के पक्ष में बोला। बिल्कुल बोला, आप सही कह रहे हैं कि बोला, लेकिन किया महिला आरक्षण के विरोध में। अब बात आती है देना है तो आपका कमिटमेंट है तो 543 पर ही आप दे देते हैं। तो ये 1996 से इस पर बात चल रही थी और 1996 से आप सोच लीजिए कि आज 3 दशक हो गए 30 साल के अंदर, जिसमें कांग्रेस पार्टी भी यूपीए 1 यूपीए 2 दोनों सरकारें थी। यदि इतनी ही कमिटमेंट होता कांग्रेस पार्टी का और इंडी गठबंधन, क्योंकि बहुत सारे इंडी गठबंधन के साथी उस समय यूपीए के भी साथी थे, यदि इतना ही इनका कमिटमेंट होता तो उस समय महिला आरक्षण बिल ले आते और ला करके सदन में पास करते। भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा खड़ा थी, लेकिन नहीं ऐसा किया। सदन में, राज्यसभा में एक बार पास करवाया और बाकी समय जो है वो सदन की कार्रवाई जब खत्म होने वाले, सेशन खत्म होने वाला होता था, तब बुलाते थे। और उनको पता था एक बार तो लोकसभा का चुनाव घोषित होने वाला था, तब यानी कि वो बिल लैप्स करना है, उनको मालूम था कि ये लैप्स कर जाएगा, इसीलिए वो लेकर के आए। तो कमिटमेंट कहीं से नहीं था, वो चाहते ही नहीं थे। और वो चाहेंगे क्यों? इसलिए नहीं चाहेंगे कि उनके अपने घर में तो और पहले से है, मां भी सांसद, बेटी भी सांसद, उनको क्या फर्क पड़ता है? अगर लखनऊ में अब चले जाइए, अखिलेश यादव भी सांसद, उनकी पत्नी भी सांसद, उनके 15 रिश्तेदार कहीं न कहीं, उनका तो जैसे लगता है कि यादव समाज के सबसे बड़े उन्हीं का खानदान हो पूरा। करोड़ों में से करोड़ों, मतलब 50 लाख 70 लाख उन्हीं का घर की जनसंख्या हो, इसलिए तो उतना उनका रिप्रेजेंटेशन है पार्टी के साथ, लोकसभा, विधानसभा, सभी जगह लेकर के। दरअसल कांग्रेस पार्टी को डर था और ये सारे इंडी गठबंधन को डर है जी कि यदि बढ़ी हुई सीटों के बाद डिलिमिटेशन होगा तो उनके हाथ से 2029 जाएगा, 2027 चला जाएगा और जितनी विधानसभाएं होंगी, ये उनको डर यहां सता रहा था। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने तो ये कहा था ना कि डिलिमिटेशन का असर 27 के विधानसभा चुनाव में नहीं पड़ेगा, 2029 तक जितने भी विधानसभा चुनाव होंगे। बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन क्या उनको गृह मंत्री पर भरोसा था? गृह मंत्री ने कहा कि भाई आप अमेंडमेंट चाहते हैं, हम ला करके 50%, 1 घंटा हमको समय दीजिए। 1 घंटा समय भी देने की जरूरत नहीं थी। जो बिल प्रपोज किया गया था उस पर उसके एक क्लॉज पर अमेंडमेंट मूव कर दिया जाता और अमेंडमेंट पर वोटिंग हो जाती। एक ब्रेक के लिए रुकना मेरी मजबूरी है, लेकिन जो आपने भरोसे की बात कही, भरोसा तो नहीं है विपक्ष को, बिल्कुल नहीं है सरकार पर। और इसलिए अखिलेश यादव ने लोकसभा में यह कहा कि आप महिला प्रधानमंत्री भी क्यों ना बना दें, तब भी हम आप पर भरोसा नहीं करेंगे। राहुल गांधी
कितने भी सीरियस टॉपिक पर कितना भी तैयारी के साथ क्यों ना आए, न जाने क्यों वो टॉपिक से डिरेल ही हो जाते हैं। तैयारी करके आते हैं राहुल गांधी? आपको ऐसा लगता है नहीं करके आते? तैयारी करके जो आदमी तैयार होकर के आता है वो अपने टॉपिक पर ही बोलता है, टॉपिक से इधर उधर वही भटकता है जो तैयार नहीं हो। अच्छा, कल क्या हुआ देखिए, राहुल गांधी खड़े हुए, लीडर ऑफ ऑपोजिशन हैं, और अच्छा, जब उन्होंने आप शुरू कीजिएगा। राहुल गांधी जो पहला 10 मिनट बोले उस पर यहाँ पर किसी पैनल को कोई समझ में नहीं आया था, विजय जी को छोड़ करके। नहीं सर, समझ में हमको आया था। क्या समझ में आया था आपको? वो कुछ कह रहे थे, जादू देखने गए थे और हंसे बहुत। हाँ, अरे आप हंस रहे हैं अभी, आपने कहा मुझे समझ, मैंने सुना भाई, वो कहीं जादू देख रहे थे और हंसे, उसमें जादूगर ने हंसाया उनको बहुत, वो वही बताया, और क्या कुछ और था? अब देखिए विषय की सीरियसनेस क्या थी। विषय की सीरियसनेस थी महिला आरक्षण बिल, और कोई भी जब बोलता है तो हम उम्मीद तो समीर जी यही करते हैं ना, कुछ फैक्ट्स लेकर आएंगे, कुछ फिगर्स लेकर आएंगे, बीच बीच में विट और ह्यूमर तो हर पॉलिटिशियन डालने की कोशिश करता ही है, जिससे कि उसका जो भाषण है वो रोचक और दिलचस्प हो जाए। लेकिन टेक्निकल एस्पेक्ट कहाँ था समीर जी उनके भाषण में, उनकी बात में टेक्निकल एस्पेक्ट कहाँ था? फिर डीरेल हो गए वो। देखिए, अभी संगीत रागे जी ने कहा कि भाई पहले 10 मिनट में किसी को समझ में आया, तो मुझे तो 10 साल में राहुल गांधी ने क्या बोला ये समझ में नहीं आया। कल के 10 मिनट की तो मैं बात ही नहीं कर सकता कि राहुल गांधी क्या कहते हैं। और राहुल गांधी से विषय पर, जिस विषय में संसद का विशेष सत्र बुलाया गया हो या जिस विषय पर संसद में चर्चा हो रही है उस पर राहुल गांधी से उसी विषय पर धारा प्रहार लगातार बोलने की उम्मीद तो मुझे लगता है अब नहीं करना चाहिए। राहुल गांधी तो वही बोलेंगे जो उनको बोलना है, जो तय कर आए हैं। वो संसद का विषय हो, उस विशेष सत्र का विषय हो या ना हो, उन्हें अपनी बात कहना। हालांकि लोकसभा स्पीकर ने समझाया इस बात को लेकर, टोका भी, लेकिन राहुल गांधी अपनी स्पीड पर बोल रहे थे। और मुझे लगता है कि एक दो बातें जरूर आपत्तिजनक रही है। जो सिंदूर का मामला, ऑपरेशन सिंदूर का जिस तरीके से उन्होंने जिक्र किया वो मतलब अनावश्यक था, और उन्हें इस तरह के विपक्ष के नेता को इस तरह का जिक्र नहीं करना चाहिए था। हालांकि संसद से वो कार्रवाई को निकाल दिया गया है। देखिए, मामला महिला आरक्षण का क्या है, निकाल देने का मतलब क्या है? जब आपको पता है कि वो वीडियो क्लिप जो है सब जगह रिकॉर्ड हो रही होती है, आज रिकॉर्ड होगी, लेकिन जब इतिहास में रिसर्च होगा, चर्चा होगी, तो वो मिलेगा नहीं ना आपको। मतलब कोई डॉक्यूमेंटेशन करेगा तो वो शब्द आपको पार्लियामेंट के रिकॉर्ड में वो मिलेगा नहीं आपको। ठीक है, आज हम इसकी चर्चा कर रहे हैं, 15 दिन करेंगे, लेकिन 10 साल 15 साल बाद कभी चर्चा होगी तो वो शब्द आने वाली जनरेशन को मिलेगा नहीं कि रिकॉर्ड में लिया गया था। चीजें वही सुन सकते हैं जो रिकॉर्ड में होगा। अब कल जब महिला बिल पर इतनी चर्चा हो रही थी तो मुझे उम्मीद थी कि भाई तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप के बाद आखिरकार विपक्ष इस बात को मान लेगा कि कुछ भी हो, सरकार की मंशा ठीक हो नहीं हो, लेकिन महिलाओं के हित में ये बिल जा रहा है, महिलाओं को 33% आरक्षण मिलने जा रहा है, तो महिलाओं को हित में ध्यान में रखते हुए, सरकार को छोड़ो एक तरफ, सरकार की मंशा जो भी रही होगी, लेकिन सरकार की मंशा हो सकता है राजनीतिक लाभ लेने की हो, जो विपक्ष आरोप लगा रहा हो, लेकिन विपक्ष की मंशा तो यह थी ना कि भाई महिलाओं को आरक्षण मिले। अगर विपक्ष समर्थन दे देता तो महिलाओं को 33% आरक्षण मिल जाता। और मुझे लगता है विपक्ष इस बात को समर्थन देकर जनता के बीच जा सकता था कि सरकार की मंशा राजनीतिक लाभ लेने की थी, लेकिन हमारी मंशा महिलाओं को साथ देने की थी, और इसलिए हम इस बिल का सरकार के साथ न होने के बाद भी महिलाओं के हित को ध्यान में रखते हुए इसका समर्थन कर रहे हैं और हम ये बिल पास करा रहे हैं। मुझे लग रहा है 17 अप्रैल का दिन विपक्ष चाहता तो संसदीय इतिहास में, भारत के इतिहास में एक स्वर्णिम युग में दिन के रूप में लिखा जाता है कि जब भी 17 अप्रैल का दिन आता तो याद आता कि भाई तमाम राजनीतिक मतभेदों के बाद भी सरकार बिल लेकर आई। विपक्ष ने जो 2023 में समर्थन दिया था, 17 अप्रैल 2026 को भी महिलाओं के लिए वही समर्थन दिया और इस बात को पास कराया। उसका क्रेडिट विपक्ष को भी मिलता, क्योंकि सरकार के पास पूर्ण बहुमत नहीं था। सरकार ये कह नहीं सकती थी कि भाई विपक्ष समीर जी, जो बात आप कह रहे हैं ना कि विपक्ष जो है वो मौका चूक गया, राहुल गांधी भी मौका चूक गए। राहुल गांधी के बाद जब लोकसभा में चर्चा का जवाब गृह मंत्री अमित शाह ने दिया तो उनकी स्पीच में उन्होंने राहुल गांधी का जिक्र किया। राहुल गांधी की बातों से नाराजगी थी, लेकिन प्रियंका गांधी से सीख लेने की बात जो गृह मंत्री अमित शाह ने कही वो हिस्सा भी आपको सुनना चाहिए। भाषाओं में तीव्रता से भावनाएं व्यक्त नहीं होती है। सदन में बोलने की कला आपके बहुत सारे सीनियर लोग हैं, उनसे सीख ले, और सीनियर लोग ना हो तो प्रियंका जी ही है, उनसे थोड़ा सीख ले कि सदन में कैसे बोलना चाहिए। ये जो बोलने की कला है, ये मैं मानती हूँ हर्षवर्धन जी, जरूरी नहीं कि हर किसी के अंदर बोलने की कला हो और बोलने की कला से वो लोगों को आकर्षित भी कर ले, लेकिन कब, कैसे, कहाँ और क्या सलीका होना चाहिए, मैं तो ये कह सकती हूँ हर्षवर्धन जी, आई फाइंड प्रियंका गांधी मच बेटर देन राहुल गांधी।
बाकी आपकी राय जो है वो रखें। देखिए, सबसे पहले तो एक लाइन की बात ये जो समीर जी कह रहे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब कहा था कि आप अगर इस बिल को गिरा देंगे तो लाभ मुझे होगा, बिल पारित हो जाएगा सर्वसहमति से तो किसी को लाभ नहीं होगा, और सच यही था। कुल मिलाकर विपक्ष ने महिला आरक्षण नहीं होने दिया, ये एक सत्य है। जैसे आप कह रहे हैं कि एक समय बाद रिकॉर्ड में क्या आएगा, लोग लाइव देख रहे थे, जो लाइव आज देख रहे हैं वो बात अलग है, लेकिन अब सबको एक बात तथ्य के तौर पर याद रहेगी कि राहुल गांधी, अखिलेश यादव, इन सब ने मिलकर महिला आरक्षण नहीं होने दिया, पहली बात। दूसरी बात क्या है, मैं प्रियंका जी पर बात करूंगा, और अगर मैं वही पूछने जा रहा था कि राहुल जी के बाद आप प्रियंका जी की बात कर रहे हैं कि नहीं, वो तो करना बहुत जरूरी है, मुझे लगता है सबकी राय इस पर आनी चाहिए। लेकिन उसके पहले एक बात जरूरी, अमित शाह ने बोलना सीखा। जो लोग उनको, चूंकि 2007 से मैं भी जो देखना, एक तरह से कहें कि दोनों नेताओं को, अमित शाह को बोलना नहीं आता था। गुजराती उनकी मातृभाषा होने की वजह से वो हिंदी में कंफर्टेबल नहीं थे। यहां के पत्रकार कहते थे कि अरे अमित शाह बोलते ही नहीं, बोल ही नहीं पाते हैं। वो रैली में जाते थे तो जरा कुछ नहीं, थोड़ा पहले उनके अध्यक्ष रहते का भाषण निकलवा लीजिए, वो बोल नहीं पाते थे। और आज देश का सबसे शानदार स्पीकर, फैक्ट के साथ, लॉजिक्स के साथ, वो अमित शाह है। तो राहुल गांधी क्यों नहीं सीख सकते भाई? 20 साल से सदन में है। और जो उन्होंने कहा, मैं ये मानता हूं, राहुल गांधी को तुरंत प्रभाव से कांग्रेस से मुक्ति लेनी चाहिए अगर कांग्रेस को आगे बढ़ाना है। प्रियंका गांधी वाड्रा को कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाहिए। प्रियंका के अंदर वो सारी सलाहियत दिखती है, सारी वो चीजें दिखती है जिसको नेता के तौर पर, अब ये अलग बात है, उस पर हम लोग अलग से डिबेट करेंगे कि भाई कहां वो कितना परिणाम दे पाएंगे, कितना उनके पास समय, ये अलग चीज है। लेकिन जो परसेप्शन में होता है, जो स्पीकिंग है, जो कम्युनिकेशन है, अपनी बात जो कहना है, नैरेटिव है, सहज तरीके से, सरल तरीके से प्रियंका बोल जाती हैं। और राहुल मैजिशियन पता नहीं कौन सा ऐसे फंस गए थे, कह रहे थे ताला लग गया था, तो वही हाल है। राहुल के व्यक्तित्व में ही ताला लगा हुआ है, वो खुल ही नहीं सकता है कभी। ये बहुत सीरियस नोट पे कह रहा हूं, कांग्रेस का भला होना है तो प्रियंका को अपना नेता बनाना चाहिए। अच्छा, महिला आरक्षण से जुड़े हुए बिल को लेकर पहली बार इंडिया अलायंस का भी आपने जो उनकी एकता देखी, वो कामयाब होती हुई भी इसी बिल को गिराने में दिखाई भी दी। मोदी सरकार के खिलाफ राहुल, अखिलेश, ममता, स्टालिन पार्टी ने एकजुट होकर वोट किया है। महिला आरक्षण के विरोध में अखिलेश यादव आलोचना करते करते, विरोध करते करते इस हद तक चले गए कि उन्होंने यहां तक कह दिया कि महिला को प्रधानमंत्री भी बना दे तब भी सपोर्ट नहीं करूंगा। 11 साल का जो अनुभव है लगभग, अध्यक्ष महोदय, अगर भारतीय जनता पार्टी ये लिख करके दे देगी कि हम महिला प्रधानमंत्री बनाएंगे, तब भी हम इन पर भरोसा नहीं करेंगे। महिला प्रधानमंत्री बना भी देंगे तब भी हम इनका भरोसा नहीं करेंगे। और इसके पीछे कारण सिर्फ SC, ST और OBC का वो रिजर्वेशन ही नहीं है, मुस्लिम सीटों का भी रिजर्वेशन है। और एक जो पोस्ट है मैं पढ़ रही हूँ, वो मैं जरा दर्शकों के सामने रखना चाहती हूँ। ये भी पत्रकार ही रहे, अब मैं दिलीप मंडल जी की बात कर रही हूँ। उन्होंने जो एक पोस्ट लिखा है वो मैं पढ़ देती हूँ। उन्होंने लिखा कि कल लोकसभा में एक और पाप हुआ और इसके शिकार हुए SC, ST के लोग, यानी देश की 1/4 से अधिक आबादी। डिलिमिटेशन ना हुआ तो SC, ST की लोकसभा की सीटें जस की तस यानी 131 पर ही अटकी रह जाएंगी। संविधान का आर्टिकल 330 लागू नहीं हो पाएगा। हर डिलिमिटेशन में SC, ST की सीटें बढ़ती हैं क्योंकि आर्टिकल 330 के अनुसार इसे आबादी के अनुपात में होना है। तो डिलिमिटेशन में SC, ST की लोकसभा सीटें भी बढ़ जाती। तो अब आप ये एक बात, अच्छा, मैं सर इस पे आती हूँ चर्चा के लिए। अभी जानकारी है, स्मृति ईरानी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। संसद में मांग रही थी उन महिलाओं को कैसे मर्यादाएं तोड़कर उनके अधिकार से वंचित रखा जाए। सत्ता का संघर्ष, संसद का संघर्ष कैसे जीता जाए, उस जश्न में कांग्रेस और उसके समर्थक दल अपने आप को समर्पित कर रहे थे। लेकिन भाजपा के लिए सत्ता का संघर्ष नहीं है, समानता का अधिकार देने का प्रश्न था। आज कांग्रेस की प्रेस वार्ता में कटाक्ष किया गया कि भाजपा में कुछ लोगों ने मसीहा बनने का प्रयास किया।
ये उस सामंतवादी सोच की निशानी है जिन्हें लगता है कि लोकतंत्र में अगर किसी भी नागरिक को उसका संवैधानिक अधिकार दिलाया जाए तो वो संवैधानिक अधिकार सुनिश्चित करने वाला कोई मसीहा ही होगा। कांग्रेस पार्टी के प्रेस वार्ता में इस बात का उल्लेख हुआ कि महिलाएं याद रखेंगी। यह सत्य है, महिलाएं याद रखेंगी कि जब 6 दशक तक कांग्रेस के पास सत्ता थी तो 11 करोड़ महिलाएं इस देश में एक शौचालय से वंचित थीं। महिलाएं याद रखेंगी कि जब कांग्रेस की सत्ता रही तो ट्रिपल तलाक एक अभिशाप बनकर मुस्लिम महिलाओं के सर पर मंडराता रहा, उनके सपनों का संहार करता रहा। महिलाएं याद रखेंगी कि 25 करोड़ महिलाओं को बैंक का खाता खोलने में कांग्रेस की सरकार ने कभी समर्थन नहीं दिया, कभी सुविधा नहीं दी। इस देश की महिलाएं याद रखेंगी कि 10 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को कभी भी कांग्रेस के कार्यकाल में आयुष्मान भारत का सहयोग प्राप्त नहीं हुआ। इस देश की महिलाएं याद रखेंगी कि भाजपा ने एनडीए की सरकार में पहली बार जेंडर बजट की व्यवस्था हुई, कांग्रेस के कार्यकाल में नहीं। और देश की महिलाएं ये भी याद रखेंगी कि 33% आरक्षण का बिल भाजपा ने एनडीए की सरकार ने दोनों सदनों में पास किया और कांग्रेस की मंशा 98 साल सपना दिखाना, जब सत्ता होना तब उस सत्ता का सदुपयोग करके महिलाओं को आरक्षण ना दिलवाना बल्कि लोकसभा में यूपीए के कार्यकाल में उस बिल को लैप्स कराना। मैं स्तब्ध हूं कि कांग्रेस की प्रेस वार्ता में यह कहा गया कि वो 2023 के पारित बिल का समर्थन करते हैं जिसमें डिलिमिटेशन का उल्लेख है, लेकिन दोगलापन कांग्रेस का इतना कि साथ में यह भी कहते हैं कि उन्हें परिसीमन की समिति और व्यवस्था में विश्वास नहीं। कांग्रेस को देश की संवैधानिक व्यवस्थाओं में विश्वास नहीं, देश की संसद में विश्वास नहीं और देश की महिला पर भी विश्वास नहीं। ये कांग्रेस ने अपना क्रूर चेहरा देश की जनता के सामने उजागर किया है। आज हम सबके सम्मुख आदरणीय रविशंकर प्रसाद जी उपस्थित हैं। मैं उनसे आग्रह करती हूं कि संवैधानिक ढांचे के बारे में अपनी प्रतिक्रिया आप सबके सम्मुख प्रस्तुत करें। श्रद्धामना स्मृति जी, मित्र संजय मयूख जी, पत्रकार मित्रों, आज मैं एक पीड़ा के साथ अपनी प्रेस शुरू करना चाहता हूं। सामान्यतः मैं प्रियंका गांधी पर कुछ नहीं बोलता क्योंकि राहुल गांधी पर काफी कुछ बोलने को है जो बोलना पड़ता है। आज शायद पहली बार उन पर मैं टिप्पणी कर रहा हूं। क्या कहा उन्होंने अपनी प्रेस में कि महिला का इस्तेमाल करना चाहते हैं? क्या देश की नारी इस्तेमाल का विषय है? और ये कांग्रेस पार्टी की एक वुमन एमपी जो उस प्रीमियर परिवार से आती है वो बोल रही है। ये कौन सी भाषा है? द वुमन ऑफ इंडिया इज ए कमोडिटी जिसका इस्तेमाल हो सकता है। जिस देश की नारी दुर्गा है, काली है, सरस्वती है, लक्ष्मी है, भारत की पूरी आध्यात्मिक विरासत का प्रतीक मां है, उसको आज इस्तेमाल की वस्तु बताया जा रहा है। हम बीजेपी के राष्ट्रीय मंच से इस सोच की भर्त्सना करते हैं और इसी सोच का कारण था कि पहले सारे रिजर्वेशन के बिल को फाड़ा गया। याद होगा आपको यूपीए के समय में
कोई कार्रवाई नहीं हुई। मित्रों, मैं ये तो नहीं कह सकता कि कांग्रेस पार्टी संविधान नहीं समझती है, लेकिन जानबूझकर नहीं समझने का नाटक भी करती है। तो जो बात स्मृति ईरानी कह रही हैं या जो बात रविशंकर प्रसाद कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने जो किया है, या जो प्रियंका गांधी कह रही हैं कि महिलाओं का इस्तेमाल किया गया, ये अपमान महिलाएं नहीं भूलेंगी। अब मैं जो थोड़ी देर पहले कह भी रही थी प्रोफेसर संगीत रागी जी कि डीलिमिटेशन अगर नहीं होता है तो ये केवल महिलाओं के साथ ही भेदभाव नहीं हो रहा। 33% आरक्षण लागू अगर नहीं हो रहा है तो ये केवल महिलाओं के लिए ही हानि नहीं है, बल्कि SC ST सीटें भी नहीं बढ़ेंगी। और ये सब जानने के बावजूद भी कांग्रेस ने ये स्टैंड लिया, क्यों? देखिए, आप एक चीज सोचिए, उससे पहले आपने एक ट्वीट का जिक्र किया था दिलीप मंडल जी के, और मुझे दिलीप मंडल जी का 7 सितंबर 2023 का एक ट्वीट याद आ गया, और सौभाग्य से वो मेरे मोबाइल पर पड़ा हुआ है, वो मैं आपके दर्शकों के लिए बोल दे रहा हूँ। संसद और विधानसभाओं में SC ST OBC की संख्या घटाने की साजिश के तहत एक ऐसा महिला आरक्षण बिल आ सकता है जिसमें SC ST OBC आरक्षण न हो। सबको बता दें, नजरें खुली रखें, वरना शहरी फुरफुर बोलने वाली चालाक किलिट महिलाएं आपका हक मार लेंगी। SC ST OBC की मेहनत कर सरल ईमानदार महिलाएं रह जाएंगी। सबको बता दें। तो बाड़े के किस ओर आप होते हैं उसके आधार पर आप, एक पत्रकार से तो मुझे ऐसी उम्मीद नहीं की जाती है। राजनीतिक लोग तो कभी भी पाला बदलते हैं, आज हैं यहाँ, कल दूसरे जगह, परसों तीसरे जगह, चौथे जगह, पांचवें जगह, फिर आकर के आप मुख्यमंत्री भी बन जाए, कुछ भी प्रधानमंत्री बन जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो घूमते रहते हैं। आपने देखा होगा कि राजनीतिक लोग विचरण करते रहते हैं, यायावर जो उनकी जिंदगी है तो उसमें विचरते रहते हैं वो। लेकिन पत्रकार तो पत्रकार ही होता है हमेशा, थोड़ा बहुत इधर उधर दाएं बाएं करता हो। उस समय यही नैरेटिव चलाने वाले लोग थे। और ध्यान दीजिए, बिहार विधानसभा में तो OBC आरक्षण नहीं है, लेकिन क्या OBC का प्रतिनिधित्व नहीं बढ़ा है? क्या मंत्रियों का प्रतिनिधित्व नहीं बढ़ा है? राजनीति 2000 मंडल कमीशन के बाद भारत की राजनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है, एक नवजागरण आया है, और मैं इसके लिए पूरा क्रेडिट दूंगा BP सिंह को। मैं मानता हूं कि BP सिंह की भूमिका भारत के हिंदू समाज को तोड़ने में, अब उस शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए जो प्रयोग किया जाता है, वैसी रही। उन्होंने हिंदू समाज को बिखेर करके छोड़ दिया। लेकिन उसका एक दूसरा पहलू ये है कि जो समाज पिछड़ा था, पीछे हटा हुआ था, जो हाशिए पर था, जिसका सामाजिक प्रतिनिधित्व और राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं बनता, तो वो भी आता। ये आरक्षण यदि लागू होता तो OBC की महिलाएं भी आती, सामान्य महिलाएं भी आती, सभी ST संख्या तो बढ़ती ही ना, SC ST सभी की बढ़ती, सभी आते, और जब सभी आते तो सबका भला होता। और SC ST भी रिजर्व कैटेगरी के साथ आते, बिल्कुल बिल्कुल आते। OBC का आरक्षण संविधान ने प्रावधान नहीं किया है। यदि अखिलेश यादव को वाकई यदि इसके बारे में दिलचस्पी थी, राजनीति नहीं करनी थी, या उसी धर्रे पर कांग्रेस पार्टी, और एक चीज और जोड़ देना चाहता हूं, इसका विरोध उन पार्टियों ने किया जो वंशवादी पार्टियां हैं। ध्यान दीजिएगा, मैं जानबूझ करके कहता हूं, वंशवादी पार्टी अपने वंश के राजनीतिक हितों से ऊपर जाकर के पूरे देश के हित में कभी सोच ही नहीं सकते हैं। अखिलेश को अपने घर की और अपने वंश के राजनीतिक चिंता से बाहर आप जाते हुए नहीं देख सकते। स्टालिन को अपने वंश, अपने बेटे की चिंता से बाहर आप जाते हुए नहीं देख सकते। वैसे ही जितने भी हो, चाहे वो देवगौड़ा हो, चाहे वो हो, ये सब के सब, ये सब ये वंशावली पार्टियां हैं। इनसे उम्मीद करें कि राष्ट्रीय फलक पर आकर के उनके दृष्टिकोण रखें, ऐसा नहीं वो करेंगे। लेकिन एक धड़े का ये भी कहना है कि DMK को इस जो भी कुछ हुआ घटनाक्रम से, अब किसको कितना नुकसान हो रहा है, कितना फायदा हो रहा है,
डीएमके फायदा उठा ले जा रहा है क्योंकि वो अपने वोटर्स में, अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये बात समझाने में कामयाब रहे हैं कि देखिए अगर ये डिलिमिटेशन आ जाता, अगर ये आरक्षण लागू हो जाता तो आपका सीट लोकसभा में कम हो जाता। देखिए डीएम की तो हम बात कर रहे हैं, क्या ममता बनर्जी को इसका फायदा नुकसान होगा? ममता बनर्जी के लिए लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पास करना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि बंगाल के मुख्यमंत्री बने रहना ज्यादा जरूरी है? मुख्यमंत्री बने रहे निश्चित रूप से। तो ममता बनर्जी ने क्या ये अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है, या ममता बनर्जी इस बात को जानती है कि लोकसभा में मैं इसका विरोध करूंगी, उसके बाद भी बंगाल की महिलाएं मुझे वोट देंगी? 5 दिन के बाद तो पहले फेज का वोटिंग है। 17 तारीख को आपने विरोध किया है, 23 तारीख को पहले फेज की बंगाल के अंदर वोटिंग है, उसके बाद 29 तारीख को वोटिंग है। तो क्या सबसे बड़ा नुकसान अगर होने वाला है तो ममता बनर्जी को होगा? तो क्या ममता बनर्जी इसका नुकसान झेलने के लिए तैयार है, या ममता बनर्जी इस बात को मान के चलती है कि भले ये बिल का विरोध हम करें, हमारे मतदाताओं को इसका बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ने वाला है, मेरा वोट मेरे साथ है, और ममता बनर्जी को ये भरोसा होगा, इसलिए ममता बनर्जी इस बात का विरोध किया? सत्ता तो वो नहीं छोड़ेगी ना इस बिल के लिए। स्टालिन के साथ भी वही बात है। डीएमके के स्टालिन इस बात को जानते हैं कि भले इस बिल का विरोध करें, तमिल अस्मिता की हमने बात की है, और जो लगातार वो दक्षिण बनाम उत्तर की जो लड़ाई वो लड़ते रहे, हिंदी बनाम तमिल की जो बात वो लगातार लड़ते रहे, वो इस बात को जानते हैं कि इसका समर्थन करने से हमें कोई लाभ नहीं होगा, इसका विरोध करके हमें राजनीतिक रूप से इसका लाभ होगा। और मुझे लग रहा है कि इस राजनीतिक लड़ाई में, राजनीतिक लाभ की लड़ाई में फिलहाल स्टालिन का पल्ला भारी है, क्योंकि जिस तरीके से स्टालिन ने अस्मिता मुद्दा का बनाया और तमाम तरीके से बात की, तमिलनाडु में मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा असर पड़ने नहीं वाला है, डीएमके फेवर में ही जाएगा। अगर उनका नुकसान होने वाला होता तो वो भी कोई इसका रास्ता निकालते। और भारतीय जनता पार्टी का जो सहयोगी दल है एआईएडीएमके, उसने भी चुप्पी साधी इस मामले को लेकर। उसने कहीं नहीं कहा कि इस मामले को कि ये बिल होना तमिल का नुकसान हो गया, तमिल का हुआ है। उन्होंने भी चुप्पी साधी। मतलब तमिल अस्मिता की जो राजनीति करते हैं, द्रविड़ की जो राजनीति करते हैं, वो जानते हैं कि इसका विरोध करके उनको राज्य की राजनीति में फायदा होगा। मतलब राष्ट्रवाद पर प्रांतवाद, क्षेत्रवाद भारी पड़ा है। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रवाद की बात कर रहे थे, उन्होंने प्रांतवाद की बात की, तो राष्ट्रवाद पे प्रांतवाद भारी पड़ा है। आप ये मानकर चलिए। कहानी कुर्सी की में अब बात होगी अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। जिस हॉर्मुज पर दुनिया भर की सांसें अटकी हुई थी वो अब खुल गया है, लेकिन इसके पीछे कई शर्त ईरान ने लगा रखी है। ईरान ने खुद ही इसे खोलने का ऐलान किया। ट्रंप ने भी कहा कि ईरान ने कारोबार के लिए हॉर्मुज को क्लियर कर दिया है। ट्रंप ने सोशल मीडिया ट्रुथ के जरिए एक पोस्ट में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को स्ट्रेट ऑफ ईरान लिखा। यह गौर करने वाली बात है। हालांकि ट्रंप ने कहा है कि वहां हमारी नेवी मौजूद रहेगी, हमारा ब्लॉकेड जारी रहेगा। इस बात को लेकर ईरान भड़क गया है। दरअसल ईरान ने इजराइल लेबनान में 10 दिन का सीज फायर होने के बाद हॉर्मुज खोला और इसी शर्त पर उसने हॉर्मुज को बंद रखा था। लेकिन कल लेबनान और इजराइल के बीच युद्ध विराम हो गया, जिसके बाद ईरान ने हॉर्मुज को खोलने का ऐलान कर दिया। इस पर ट्रंप ने कहा है कि भले ही ईरान ने हॉर्मुज खोल दिया है, लेकिन हमारी नौसेना वहां से हटेगी नहीं। मतलब कि मोर्चाबंदी जारी रहेगी। पहले तो विजय जी डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बिना किसी शर्त के इन्हें खोलना होगा। ईरान ने कह दिया कि जब तक लेबनान में इजराइल हमला करना बंद नहीं करता तब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खोलेंगे। अब इजराइल ने, लेबनान ने बात कर ली, वहां पर हमले बंद हो गए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान ने खोल दिया है, तो फिर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे नहीं, मेरी तो मोर्चाबंदी जारी रहेगी। चाहते क्या है डोनाल्ड ट्रंप? हॉर्मुज खुले या ना खोले? और फिर ये स्ट्रेट ऑफ ईरान ये क्यों लिखा उन्होंने? मीनाक्षी जी, यदि आपने ये सवाल यक्ष से भी पूछा होता तो शायद उसके पास जवाब नहीं होता कि ट्रंप आखिर चाहते क्या है। ट्रंप हर दिन अलग आखिर क्या चाहते हैं, ये भी एक हर दिन सुबह सो के उठते हैं, आज कुछ नया चाहते हैं। मुझे कई बार ट्रंप को देखकर बुद्ध याद आते हैं। बुद्ध ने वो जो कहा कि वीणा के तार को इतना मस्त कसो कि टूट जाए और इतना ढीला भी मत छोड़ो कि बजे ही नहीं। तो ट्रंप साहब वो करते रहते हैं कि जब कस के टूटने वाला हो तो वो थोड़ा सा छोड़ देते हैं, और जब ढीला हो रहा हो और आवाज़ नहीं आ रही हो तो थोड़ा सा टाइट कर देते हैं। इसलिए वो रोज़ बदलते हुए दिखते हैं। लेकिन इसमें पूरे प्रक्रिया में आपने देखा हो, भले हम लोग उससे सहमत तो नहीं हो, उनका साम्राज्य, उनकी ताकत, और वो सबसे पावरफुल लीडर के तौर पर आज भी काबिज है। हर दिन बदल लेते हो वो। जिस दिन कभी कहते हो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर करेंगे, किसी दिन कहते हैं कि हम हमला कर देंगे, फिर कहते हैं नौसेना को ले आएंगे, इजराइल नहीं मानता, ईरान मान गया है, रिजीम चेंज कर देंगे। लेकिन उनकी सत्ता की जो ताकत है वो कम नहीं हुई है। आपको ऐसा लगता होगा कि कम हुआ होगा, कुछ विरोध हुआ है ये, लेकिन आज भी सारी दुनिया ट्रंप को देख रही है कि ये ईरान इजराइल की जंग में क्या होगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में क्या होगा, जो सैंक्शंस लगे हुए हैं उसमें कैसे होगा,
किसी को वो कहते हैं कि रूस से तेल खरीदिए तो रूस से तेल खरीदिए, ठीक। आज 30% खरीदिए तो 30% खरीदिए, ईरान से कुछ मिल जाएगा, ईरान से गिफ्ट मिल जाएगा। और पाकिस्तान में जो इस्लामाबाद टॉक्स हुई उसमें भी ट्रंप की भूमिका है, टर्की कैसे बिहेव कर रहा है, सऊदी अरब कैसे भूमिका। तो इसलिए ये महत्वपूर्ण नहीं है कि वो चाहते क्या है, वो ये चाहते हैं कि उनकी सत्ता बनी रहे और उसमें वो मोटे तौर पर कामयाब और ट्रंप प्रोजेक्ट यही कह रहे हैं कि उनकी वजह से ये हॉर्मूज खुल गया, बल्कि ईरान ने ट्रंप को जवाब दिया और कहा कि हॉर्मूज का खुलना या बंद होना सोशल मीडिया पर नहीं होता। जैसे कि ट्रंप ने कहा है कि उनकी नौसेना यहाँ मौजूद रहेगी, तो हम इसे सीज फायर के उल्लंघन के तौर पर देखते हैं और हम देखेंगे कि फिर इसका क्या करना है। क्या ईरान इस पर हमला कर सकता है? अभी जो बात विजय जी कह ही रहे थे, हर्षवर्धन जी, वही मुद्दा उठा लेती हूँ। ईरान ये बोल तो रहा है कि खुलना और बंद करना कोई सोशल मीडिया पर तो होता नहीं है, और युद्ध विराम का अगर आप उल्लंघन कर रहे हैं तो फिर हम देखेंगे क्या करना है। तो ईरान कोई हमला तो नहीं कर सकता, या ईरान हमला कर देगा? देखिए एक बात, मतलब मैं अब इस पे जरा सा भी जिसको कहते हैं ना कि कंफ्यूजन में नहीं हूँ। हम लोग कोई भी चर्चा करें, ट्रंप और गलीबाफ और अरागची के बीच में अलग से बात हो रही है। इसमें आप भ्रम मत पालिए कि कोई और मीडिएटर है कहीं और। वो पाकिस्तान को चाहे जिस तरह से जो चाहे उसको वो बना दें, उनका आदमी है, उनका गुंडा है, उनका शूटर है, उनका दरबारी है, जो आप चाहे समझ लें। लेकिन ट्रंप की ईरान की जो लीडरशिप है, स्पेशली अरागची और गलीबाफ, उनसे निजी बातचीत हो रही है। ये सब कुछ दुनिया को दिखाने के लिए है। अमेरिका अपना जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है और गलीबाफ और अरागची जो IRGC का दबाव है उसको कम करने के लिए। ट्रंप की इसके बाद गलीबाफ ने पोस्ट किया कि अमेरिका के राष्ट्रपति कह रहे हैं कि 1 घंटे में उन्होंने 7 दावे कर दिए, सब गलत हैं और हम इसको नहीं खोलेंगे, सब कुछ ईरानियन ऑथराइजेशन से होगा, ये सब बताया उन्होंने। लेकिन अंत में क्या है? अंत में यह है कि जिस दिन इतनी भयानक तबाही हो गई, ईरान तबाह हो गया, उसको रास्ता चाहिए था। ट्रंप को क्या था? वो सब कुछ करके ग्राउंड पर नहीं जा सकते थे, बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं हो सकता था, तो उनको लगा अब ये पॉइंट है। तो दोनों को अपनी अपनी ताकत और कमजोरी पता चल गई है। वो अपनी शांति, अपना जो कारोबार, उसकी तरफ जा रहे हैं। आने वाले समय में ईरान के सारे सैंक्शन आपको हटते हुए दिखेंगे, सारा ट्रेड सब कुछ वाया अमेरिका हो रहा होगा। यह भी हो सकता है कि दोनों नए सिरे से किसी दिन आपको ट्रेड डील करते हुए दिखें कि इतनी बड़ी ट्रेड डील हमने दुनिया के इतिहास की है, अमेरिका और ईरान की, और आपको रिकंस्ट्रक्शन भी ईरान का डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकी कंपनियां करते हुए दिखेंगे। ये सब भूल जाइए, सब जो हो रहा है सब आई वॉश है। ये सब ये इस्लामाबाद चले जाना, बातचीत कर लेना, जेडी वैंस को भेज देना, ये सब फालतू की बात है। दोनों अपने डोमेस्टिक ऑडियंस को एड्रेस कर रहे हैं और ट्रंप और गलीबाफ और अरागची के बीच में बातचीत लगभग तय हो चुकी है। इसलिए शायद इसे स्टेट ऑफ ईरान कह दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। ट्रंप ने हॉर्मूज को स्टेट ऑफ ईरान लिखा तो ईरानी दूतावास ने उनकी खिंचाई शुरू कर दी। जिम्बाब्वे में ईरानी दूतावास ने लिखा कि ट्रंप का मूड खराब रहता है तो वो स्ट्रेट ऑफ ट्रंप बताते हैं, नॉर्मल रहता है तो उसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज कहते हैं, और जब वो बहुत खुश होते हैं तब इसे स्ट्रेट ऑफ ईरान कह देते हैं। बात तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ईरान की तरफ से जो कहा गया, ईरानी एम्बेसी ने जो कहा, चल तो ऐसे ही रहा है प्रोफेसर जी। मुझे लगता है कि सोशल मीडिया पर और विभिन्न देशों में ईरान के दूतावासों ने जितना मजाक उड़ाया है पिछले 1 महीने के अंदर, खास करके ट्रंप का उन्होंने भद्दा से भद्दा मजाक उड़ाया है, और एक अवसर बनता भी था। इसलिए पर ट्रंप को फर्क कहाँ पड़ता है सर? देखिए, फर्क तो नहीं पड़ता है, फर्क तो हमारे LOP को भी नहीं बनता है, लेकिन लोग मजाक उड़ाते ही हैं ना, फर्क नहीं पड़ता है। भाई हमने अपना कवच कुंडल पहन रखा है तो क्या दिक्कत होती? कोई आप कुछ भी बोलते जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क नहीं पड़े, वो हाँ, चाहे सत्ता पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, बिल्कुल है, मोटी चर्बी के होते हैं, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। हाँ, मैं इनसे नहीं, लेकिन हर्षवर्धन जी को फर्क पड़ता है, इसलिए आज काले कपड़े पहन के आए हैं। नहीं, मैं तो इसलिए कि भाई कुछ भी हो, देश में इतना ऐतिहासिक अवसर था और तो उसका विरोध तो बनता है ना। वैसे तो यूं ही मैंने शर्ट पहन ली, लेकिन सचमुच उसका विरोध तो बनता है। वो देश के हर व्यक्ति को उसका विरोध करना चाहिए। काला टीका लगा करके आए हैं, काला शर्ट इसीलिए पहन करके आए हैं। बट ध्यान ये देखिए, एक बात तो सच है ना कि जो अमेरिका करना चाहता था ईरान में वो नहीं कर पाया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी आपको तभी खुलवा पाते हैं जब आप ईरान की शर्तों को मान लेते हैं। लेबनान और इजराइल में आप युद्ध विराम सीज फायर हो जाता है। सीज फायर कहाँ करवाते हैं? आप अमेरिका बुलाते हैं और अमेरिका बुला करके दोनों के बीच में सीज फायर कराते हैं। ये बात, यही तो कंडीशन था जी।
और आपने ईरान की शर्तों पर माना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला, न कि अमेरिका की शर्तों पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला। तो इस मामले में, इस पूरे जंग में, और मैं विजय जी से थोड़ा सा अलग जाकर के कहूंगा कि इस पूरे युद्ध में अमेरिका एज ए कंट्री और अमेरिका एज ए सुपर पावर, उसकी बहुत किरकिरी हुई है। बिल्कुल ठीक। यूक्रेन और रसिया दोनों के बीच में युद्ध हुआ, पुतिन की किरकिरी नहीं हुई। इसलिए नहीं हुई क्योंकि पुतिन हमेशा कंसिस्टेंट रहे। लड़ाई लड़ना था तो लड़ाई लड़े, चाहे वो जिस भी कारण से भी हो। पूरा नाटो लग गया, लेकिन वो अपनी बात पर वो अड़े रहे और बार बार ललकारते रहे कि जरा और आगे आकर के देखो, हम फिर बताते हैं तुम्हारे अंदर हम घुस जाएंगे, हम यूरोप को मारेंगे, हम जर्मनी को मारेंगे, हम फ्रांस को मारेंगे, हम ब्रिटेन को मारेंगे, हम पीटेंगे तुम लोगों को आकर के। और किसी ने फिर हिम्मत नहीं दिखाई। दूसरी तरफ जरा यहां पर आप देखिए, जरा यहां ईरान जो है पूरी ताकत अमेरिका लगा दिया। ठीक है कि अमेरिका के साथ उसके दोस्त लोग जो नाटो है, एक तरफ नाटो बिखर गया, दूसरी तरफ अमेरिका के अपने जो दोस्त थे वे साथ नहीं आकर के खड़े हुए। अमेरिका के जो लक्ष्य थे, मिलिट्री ऑब्जेक्टिव था, वो फुलफिल नहीं कर पाया। अमेरिका की जो धमक जो गल्फ कंट्रीज के अंदर जो थी, जो रियाद के अंदर थी, जो अबू धाबी के अंदर थी, जो कतर के अंदर था, वो कम हुआ। अब उनको भरोसा थोड़ा सा डगमगाया है कि भाई क्या अमेरिका के बेसिस रहते हुए भी हम सुरक्षित हैं या नहीं है। नहीं, आपने कंसिस्टेंसी की बात कही। कल जाकर के वो अपनी चीजों को, अपनी पॉलिसी को रिकॉन्फ़िगर करेंगे, ये मुझे ऐसा लगता है। नहीं सर, आपने कंसिस्टेंसी की बात कही। डोनाल्ड ट्रंप की भी एक कंसिस्टेंसी है नाटो को गरियाने में। हॉर्मुज़ को लेकर ट्रंप ने फिर से नाटो को भला बुरा कहा है। उन्होंने कहा कि हॉर्मुज़ खुल गया है और अब नाटो देश उन्हें मदद देने के लिए फोन कर रहे हैं। ये वाकई ऐसा होता भी है यार, वैसे ट्वीट कर देते हैं हमको मैंने इस पर हमेशा संदेह रहता है। नहीं, लेकिन है, सुनिए ना, पहले तो डोनाल्ड ट्रंप की बात तो आ जाए। डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं लेकिन मैंने नाटो से कह दिया कि आपकी हेल्प नहीं चाहिए और आप कागजी शेर हैं। आप सुने ये बयान भी। अब ये जो बात नाटो को लेकर कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप कि कागज के शेर हैं ये लोग, और अब कह रहे हैं कि अब मदद दे देते हैं। अब क्या करना मदद का? देखिए, ट्रम्प साहब तो सबको कागज का शेर कहते हैं। उन्होंने कहा था रूस भी कागज का शेर है, चीन के लिए भी वो कहते हैं कि चीन कागज का शेर है। अब ईरान भी कुछ दिनों पहले तक वही था। ईरान के लिए भी वो इस बात का जिक्र कर रहे थे। लेकिन मुझे लगता है कि ट्रम्प लगातार नाटो को जिस तरीके से हड़काते रहे पहले से लेकर, और जिस तरीके से तमाम अपने सहयोगी जो लंबे समय से अमेरिका के सहयोगी देश रहे, वैसे ये जुगलबंदी काफी वो लग रही है, प्रॉमिसिंग लग रही है। बिल्कुल, जिस तरीके से तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्षों की ट्रम्प हंसी उड़ाते रहे, उनके बारे में तमाम तरह के मजाक करते रहे, और कई राष्ट्राध्यक्षों को कहना पड़ा कि ट्रम्प साहब आप कम बोला कीजिए, आप थोड़ा मर्यादित भाषा में बात कीजिए। तो ट्रम्प इस बात की परवाह नहीं करते कि वो अमेरिका के राष्ट्रपति, उनको एक गरिमा और एक डेकोरम के साथ बात करना चाहिए। उन्हें जो मन में लगता है बोल देता है। कोई उनको फोन करे या ना करे, वो कह देते मेरी बातचीत हुई। भारत के प्रधानमंत्री के लिए भी उन्होंने कहा था कि मोदी साहब से मेरी बात हुई, जबकि भारत ने फिर बताया कि नहीं, हमारी अमेरिका के राष्ट्रपति से कोई बात पीएम साहब की नहीं हुई थी। तो ट्रम्प साहब इनको जो लगता है वो पहले बोल देते हैं, बाकी दूसरे देश उसका खंडन और उसका स्पष्टीकरण देने के लिए लग जाते हैं। वो अपना कह के फ्री हो जाते हैं, बाकी देश परेशान होते रहते हैं। जिस तरीके से अभी जब बातचीत चल रही है ईरान के साथ, शांति वार्ता, बुधवार को संभावना है कि पाकिस्तान में फिर इस्लामाबाद में वार्ता होगी। उसके पहले जिस तरीके से ट्रम्प का बयान आ रहा है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेकर बयान दे रहे हैं, यूरेनियम को लेकर दे रहे हैं कि भाई वो पूरा वापस होने वाला है। मुझे लगता है कि ईरान के बाद के नेताओं का जिस तरीके से बयान आया है, तो ट्रम्प, मुझे लगता है कि ट्रम्प को इस समय थोड़ी शांति रखना चाहिए। बातचीत हो रही है, कोई समझौता हो जाए उनकी बातचीत से, और जिस तरीके से वो ट्रुथ पर लिख रहा है, वो जिस तरीके से पत्रकारों से बात कर रहे हैं, वो जिस तरीके से बड़बोलापन दिखा रहे हैं, मुझे लगता है ये शांति प्रक्रिया में एक बाधा उत्पन्न होगी। वो पहले हो जाने दे, उसके बाद क्रेडिट लेकिन हॉर्मुज़ को लेकर ईरान तो ट्रंप से बहुत नाराज हैं। भले ही हॉर्मुज़ खोल दिया गया हो, लेकिन ट्रंप की बातें ईरान को चुभ रही हैं। अब एक और बयान उनका ऐसा ही है जिस पर ईरान ने पलटवार किया। ट्रंप ने कहा है कि हम ईरान की मदद से ही ईरान का एनरिच्ड यूरेनियम वापस लेकर आएंगे। You'll be very happy. The USA will get all nuclear dust. You know what the nuclear dust is? That was that white powdery substance created by our B-2 bombers, those great B-2 bombers, late one evening 7 months ago. And somebody said, how are we going to get the nuclear dust? We're going to get it by going in with Iran, with lots of excavators.
We need the biggest excavators you can imagine, but we're going to go in together with Iran. We're going to get it, and we're going to take it back home to the USA. Very simple. ये जो बात अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हम यूरेनियम जितना इनरिच हुआ है वो हम ईरान की ही मदद से लेकर अपने पास आएंगे, इसका मतलब तो ये है कि जो अमेरिकन शर्तें थी वो मानी गई हैं, ईरान ने वो मानी है। हर्षवर्धन जी, देखिए, मैं पहले दिन से ये बात कह रहा हूं और भले ही कुछ भी चीजें होती हुई दिखे, मुझे साफ दिखता है कि ईरान को अमेरिका ने ऐसा तबाह किया है कि ईरान के पास कोई रास्ता नहीं बचा है। जिस देश में 20,000 से अधिक इमारतें ध्वस्त हो जाएं, जिस देश की टॉप लीडरशिप 2 दर्जन से अधिक नेता वो मर जाएं, उसमें क्या गुंजाइश बचती है क्या? ठीक है, हम लोग चूंकि एक दूसरी दुनिया चलती है, एक अलग नैरेटिव चलता है, तो उसमें हम कह सकते हैं कि अरे ईरान ने अमेरिका के ऊपर फर्क क्या पड़ा है? अमेरिका के ऊपर कोई फर्क पड़ा है क्या? अमेरिका तो अपने उस आर्म एमुनेशन की टेस्टिंग कर रहा है, उसको उसने मार गिराया। हाँ, एक सपना था जो पूरा नहीं हो पाया, वो सपना था कि वो ईरान में उतरते और वहां वो दावा करते जैसे मादुरो को उठा लाए थे ना सपत्नी, वो वाला नहीं हो पाया। इसको आप कहेंगे तो मैं मानूंगा कि अमेरिका वहां नहीं जा पाया और शायद वो असेसमेंट गड़बड़ हो गई। बाकी अमेरिका ने जो चाहा वो किया, और एनरिचमेंट कितना बचा हुआ ये भी बड़ा सवाल है ना। अगर हम मान लें कि इतना एनरिच यूरेनियम उनके पास होता तो इस अवस्था में क्या वो बैठे रहते? क्या मुझे तो नहीं लगता कि वो बैठे रहते। और उसको कैसी डील होगी, किस तरह से जाएगा, वो आगे ट्रंप तय करेंगे। ट्रंप के बारे में एक लाइन में मैं कहूं, उनकी पूरी पर्सनैलिटी जो है, नॉन सीरियसनेस को उन्होंने दुनिया में बहुत सीरियस बिजनेस बना दिया है, और इसीलिए वो अनप्रेडिक्टेबल है। इसीलिए वो अपनी शर्तों को, अपनी जो टर्म कंडीशन है उसको घुमा फिरा के लागू करा लेते हैं, और उनको भी पता है कि कितना भी गोल गोल चल के आके और अपनी जगह पहुंचना कैसे है वो जानते हैं। वो कई बार फंसते हैं, ऐसा नहीं कि फंसते नहीं है, लेकिन सब काम तो वो कर रहे हैं। अब ये सब बोलते हुए सोचिए कि अभी वो चाइना की यात्रा पर भी जाने वाले हैं, शी जिनपिंग को लेकर आजकल बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं। ईरानी विदेश मंत्रालय ने लेकिन ट्रंप की दावों को गलत किया, नॉन सीरियस नहीं है, अनप्रेडिक्टेबल है। उनको आप अनप्रेडिक्टेबल कह सकते हैं, लेकिन वो अपने गोल पर बहुत फोकस्ड है। उनका गोल क्या है? जो भी वो गोल चाहते हो ये आपको तय नहीं करना। मतलब एक तो वो बिजनेसमैन है, तो वो चाहे तेल को लेकर हो, मादुरे को लेकर हो, ईरान में भी जो बात हो रही है एनरिचमेंट की, इसलिए वो अनप्रेडिक्टेबल कहना चाहिए ट्रंप को। लेकिन जो बात अभी हर्ष भी कह रहे हैं कि वो तो उन्होंने वो सब काम कर लिए जो उनको करना है, इसमें कुछ ऐसा नहीं हो रहा। और क्या आज हम समझ रहे हैं, मतलब कि अमेरिका की या ट्रंप की ताकत कम हो गई है दुनिया में? नहीं, ताकत तो उतनी तो फिर क्या बात है? अब तो चीन से भी मिलने जा रहे हैं, वहां और पर सब भी लोग उनके तैयार होते हैं। व्यापारिक चीन के खिलाफ बोलते हैं तब भी चीन तैयार है, रशिया के खिलाफ बोलते हैं, सैंक्शन लगाते हैं तब भी रशिया वाले अलास्का पहुंच जाते हैं। कोई भी दुनिया का ऐसा देश है जो ट्रंप को ना कर सकता हो, ऐसा बताइए? तो फिर उनकी ताकत तो बरकरार है। राहुल गांधी को छोड़ करके राहुल गांधी तो कहते हैं ना भाई ट्रंप को आपने ऐसे क्यों नहीं बोल दिया, वैसे क्यों नहीं बोल दिया, आप बात क्यों कर रहे हैं? इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन विजय जी ये भी ध्यान रखिए कि ट्रंप की रेटिंग आज के दिन में अमेरिका के अंदर सबसे कम पर है। 36% उनकी रेटिंग गिर करके हो गई है। ये अपने आप में बताता है कि एक प्रेसिडेंट को की पॉपुलैरिटी अपने देश में कितनी गिर गई है। दूसरी बात, अमेरिका एज ए सुपर पावर, जो लगता था कि वाकई ईरान जैसे एक कंट्री को वो 1 महीने में पूरी तरीके से निपटा दिया, नहीं निपटा पाया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र को संबोधित करने जा रहे हैं। आज रात 8:30 बजे देश के नाम प्रधानमंत्री का संबोधन होने जा रहा है। एक अंदाजा हम लगा सकते हैं, राष्ट्र का ये संबोधन एक बार फिर से महिलाओं को 33% आरक्षण के मुद्दे पर हो सकता है। क्योंकि ये बिल गिर चुका है। हम जानते हैं कि विपक्ष की एकता के आगे सरकार की जितने भी मान मनोबल आपने देखे वो कोई काम नहीं आया। लेकिन आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलेंगे तो क्या विपक्ष के खिलाफ उनका वो एग्रेशन होगा, या महिलाओं को जो 33% आरक्षण ये सरकार नहीं दे पाई उसकी पीड़ा दिखाई देगी? क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं हर्षवर्धन जी, क्या बोलने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि ये तो सबसे ज़्यादा जिसको कहें कि आसानी से समझा जा सकने वाला है। वैसे ये जो रात 8, रात 8:30 ये जो समय आता है और वो भी पीएम की तरफ से आता है, एक बोलने जा रहे हैं, तो बड़ा मतलब देश में माहौल थोड़ा दूसरा हो जाता है। लेकिन आज रात 8:30 बजे जिसकी पूरी गुंजाइश है और जो साफ साफ दिख रहा है, जिस तरह से कल
महिला आरक्षण को लेकर जो जिसकी एक एग्जीक्यूशन वाली जमीन तैयार होनी थी, क्योंकि 2023 में तो पारित हुआ था, लेकिन ये जो एग्जीक्यूशन वाली जमीन तैयार होनी थी, डिलिमिटेशन के जरिए जो सीटें बढ़नी थी, और जिसका जो मूल रूप से कहें 131वां संविधान संशोधन जिस तरह से गिराया गया है, उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात करने वाले हैं। वो देश की महिलाओं से सीधे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। अपनी सरकार का एजेंडा किस तरह से वीमेन एम्पावरमेंट पर, उनकी सरकार जो 2014 मई से बनी, वो आज तक किस तरह से वीमेन एम्पावरमेंट के मुद्दों पर चलती रही, और आज उनको लगता है कि 2029 के पहले हर तीसरी महिला सांसद बन जाए, इसका वो कोशिश कर रहे थे और उसको विपक्ष ने विरोध किया। तो मुझे लगता है अपनी जमीन, अपने मुद्दे, अपना एजेंडा और महिलाओं को ये बताना, या हो सकता है कि उससे आगे जाकर वो कहें कि हम आपको आरक्षण दिलाने की हर संभव कोशिश करेंगे। उसका तरीका क्या होगा वो शायद उसमें वो बताएंगे, लेकिन वो हर कोशिश करेंगे, और हो सकता है कुछ नया, कुछ ऐसी चीजें कहें जिसको लेकर लोगों को अभी शायद न पता हो, बाद में लगे कि अरे ये तो चौंका दिया फिर से नरेंद्र मोदी। मैं विपक्ष के भी जो लगातार स्टेटमेंट पढ़ रही हूं, उसमें अरविंद केजरीवाल की ही बात कर ले। उन्होंने कहा कि संसद में डीलिमिटेशन बिल फेल हुआ, मोदी जी के अहंकार की हार हुई, मोदी सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई। अरविंद केजरीवाल का स्टैंड है। आपको लगता है कि आज वो इन तमाम विपक्षी दलों को भी एक बड़ा मैसेज देने जा रहे हैं? नहीं, निश्चित तौर पर वो मैसेज भी देंगे, और जैसे इस तरह की जो बातें हैं ना, तो हो सकता है उसको इमोशनल की तरफ ले जाएं कि भाई इनको तो लगता है मोदी की हार हो गई, अरे देखो मोदी का चेहरा उतर गया, तो किसके लिए उतरा है? महिलाओं को आरक्षण देने के लिए ना। विजय जी, आपको क्या लगता है? देखिए, मोदी जी पर कुछ भी बोलना बहुत मतलब ऐसा है कि उस पर आप कल्पना नहीं कर सकते क्या करेंगे। लेकिन अभी जो स्थितियां, हर चीज़ की बात से सहमत हूँ कि आज जो ये महिला आरक्षण बिल कल गिर गया है, संविधान संशोधन बिल, तो उसके बाद प्रधानमंत्री जी अपनी एक राय रखेंगे और कोशिश करेंगे कि मतलब वो कनेक्ट करें देश में कि भाई किस वजह से ये हुआ। और जो लोग ये समझ रहे हो, ये एक उनका इमोशनल स्टाइल भी है बातचीत करने का, कि वो एक ऐसे नेता हैं देश के जो सबसे जल्दी कनेक्ट करते हैं लोगों से। और महिलाओं का इशू है तो वो सरकार की तरफ से ये साफ करेंगे कि क्या वजह रही कि क्यों बिल पास नहीं हो पाया। और ये मोदी की हार के तौर पर नहीं, देश की या महिलाओं की हार के तौर पर भी कनेक्ट कर सकते हैं कि कैसे किया जाए। लेकिन मुझे लगता है वो इस बात के लिए रीअश्योर करेंगे महिलाओं को और लोगों को कि जब तक वो हैं इस बिल को पास कराने की कोशिश करेंगे। ये उसका एक मूल वो होगा फोकस। बाकी वो जिस तरह से सब चीज़ों की बात करते हैं, ये हो सकता है कि अभी वो इस बात की चर्चा नहीं करे कि सरकार आगे कैसे बढ़ेगी, लेकिन सरकार इस बिल को पास करा कर रहेगी, ये एश्योरेंस वो देश को देना चाहेंगे, ताकि ये ना लगे कि विपक्ष जो कह रहा है कि सरकार नहीं चाहती थी बिल को पास कराना, उस पर उस नैरेटिव को आगे बढ़ाने से रोकने में काम करेगा, ऐसा मुझे लगता है। ये जिस तरीके की बात अखिलेश यादव ने कही थी कि कोई आप महिला प्रधानमंत्री भी बना दें तो भी हम आप पर विश्वास नहीं करते, हम आपके साथ खड़े नहीं होंगे, क्या आज इस पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करारा वार कर सकते हैं? क्योंकि ये अच्छा नहीं लगा सुन के कि आप महिला प्रधानमंत्री भी बनाते तो भी हमें आप पर विश्वास नहीं। अखिलेश जी ऐसा नहीं बोल रहे थे कि प्रधानमंत्री बना दें तो भी भरोसा नहीं करेंगे। जो पिछले 11 साल का अखिलेश जी ये कह रहे थे कि यदि बीजेपी ये लिख कर दे दे कि हम महिला प्रधानमंत्री बना देंगे, इस बात पे हम भरोसा नहीं करते। मतलब उनका कहना था कि बीजेपी का महिलाओं को लेकर भरोसा, हाँ, ये अनुभव रहा है कि भाई बीजेपी कुछ भी बोले वो उसको मान लेना, ये ठीक नहीं है। देखिए, अखिलेश के मानने न मानने से क्या फर्क पड़ने वाला है। अखिलेश को एक राजनीतिक तंज कसना था, उन्होंने राजनीतिक विपक्ष होने के नाते उन्होंने एक राजनीतिक तंज किया। न ही भारतीय जनता पार्टी को उनको बहुत ज़्यादा भरोसे में लेने की आवश्यकता है और न ही वो भरोसा कर भी सकते हैं। हाँ, अखिलेश पर जो प्रधानमंत्री जी ने जो टिप्पणी की है वो अखिलेश के लिए ज़रूर भारी पड़ सकता है कि अखिलेश हमारे मित्र हैं और हमारी मदद समय समय पर करते रहते हैं। तो अंदर खाने जिसको कहा जाता है ना, क्या डील करते हैं अखिलेश नरेंद्र मोदी जी से या भारतीय जनता पार्टी से, वो तो अखिलेश जी बता सकते हैं, प्रधानमंत्री जी जानते होंगे और अखिलेश जी भी जानते होंगे। पता है कि डील होती है? अब पता नहीं मोदी जी को पता है या नहीं है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है। मुझे लगता है कि यहाँ से आगे की लड़ाई, मुझे लगता है उसकी जमीन तैयार आज से होगी जी। जो भी 2 दिन संसद में हुआ है वो पता था, हम लोगों में से अधिकांश लोग इस बात को से सहमत थे कि ये संभवतः गिर नहीं वाला है, गिरेगा। जिस रंग से विपक्ष अडिग था अपने मामले को लेकर के, उसकी कोई संभावना नहीं थी। ये कहा जाता है ना, होपिंग अगेंस्ट होप्स,
तो वो हम लोग उस अंग्रेजी के फ्रेज को दोहरा रहे थे बार बार। हम में से कई ऐसे बुद्धू थे जो सोच रहे थे कि शायद अंतरात्मा की आवाज जाग जाए, शायद अंतरात्मा की आवाज जाग जाए। राजनीति में कौन सी अंतरात्मा की आवाज होती है? नहीं, वो तो मरी होती है, इसमें कोई दो राय नहीं। राजनेताओं की अंतरात्मा मरी होती है, इसमें कोई दो राय नहीं। वो तो कल आपने संसद में देखा नहीं, मरी हुई अंतरात्मा ही थी जो इसको पास नहीं होने दिया 2029 से पहले। ये कोई नहीं चाहते, ये विपक्षी दल चाहते ही नहीं थे कि महिलाओं को आरक्षण मिल सके, डिलिमिटेशन हो सके। उनको लगता था इनमें घाटे हो। मुझे लगता है आज जो प्रधानमंत्री जी, वैसे मैं विजय जी के बात से सहमत हूं, हो सकता है प्रधानमंत्री के भाषण का क्या हिस्सा होगा, कौन से मुद्दे को टच करेंगे, ये कहना बड़ा मुश्किल होता है, हमेशा मुश्किल होता है। लेकिन जो परिस्थितियां बनी है उसमें मुझे लगता है कि महिला आरक्षण बिल जो होगा उसके प्रमुख केंद्र में होगा। और दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी जमीन पर राजनीतिक लड़ाई कितनी दूर तक ले जाएगी, किसके लिए, उसके लिए मानस तैयार करेगा आज का प्रधानमंत्री का भाषण, यदि वो महिला आरक्षण बिल के आसपास केंद्रित रहा तो। मैं सिर्फ एक अंदाजा ही लगा सकती हूँ। मैं फिर कहूंगी वरिष्ठ चारों मेहमान हमारे साथ यहाँ पर खड़े हुए हैं, लेकिन समीर जी एक अंदाजा जो मैं लगा रही हूँ, हो सकता है आज के संबोधन में वो ये कहें कि अब इस लड़ाई को मैं आगे विजय तक कैसे लेकर जाता हूं, ये इसकी कोई रूपरेखा समझ में आए। ये भी हो सकता है एक बार फिर से एक तैयारी हो सरकार की, फिर से वो प्रयास हो कि वो बिल लेकर आए सदन में। मैं सिर्फ एक अंदाजा लगा रही हूं समीर जी, क्या ये भी हो सकता है कि वो 543 में ही 33% आरक्षण का कोई प्रयास करे, या विधानसभाओं के लिए वो कोई ऐलान करते, कुछ ऐसा हो सकता है? देखिए, मुझे लगता है कि फिलहाल बिल को लाने की घोषणा तो वो नहीं करेंगे कि इस पे वापस कोशिश की जाएगी। फिलहाल तो ये चर्चा, और ये राष्ट्र के नाम संबोधन में इस तरीके से बयान दिए भी नहीं जाते। देश के नाम, आप प्रधानमंत्री देश के नाम संबोधन कर रहे हैं तो विषय बड़ा और गंभीर होता है जब देश के नाम संबोधन देते हैं। आज अगर प्रधानमंत्री मोदी 24 घंटे बिल को गिरे हुए, उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी कल रात को 8 बजे बिल गिरा, 7:30 8 बजे, और आज प्रधानमंत्री देश को संबोधित कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से केंद्र में महिला आरक्षण बिल होगा, वो उसको संबोधित करेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी लोकसभा में अपनी स्पीच में, अमित शाह जी अपनी स्पीच में तमाम बातें महिला आरक्षण बिल के फेवर में बोल चुके हैं। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने लगातार जो ट्वीट किया वोटिंग के पहले, तमाम बातें उसमें आ चुकी है। अब प्रधानमंत्री उसमें क्या नया बोलेंगे? तो मुझे लग रहा है ऐसा कुछ होगा मास्टर स्ट्रोक प्रधानमंत्री मोदी के पास। नहीं, मुझे लगता नहीं कि विपक्ष को राष्ट्र के नाम संबोधन में लेकर विपक्ष को किसी तरीके से वो गरियाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। प्रधानमंत्री राष्ट्र के नाम संबोधन कर रहा है तो संदेश पूरे राष्ट्र को होगा। उसमें सीधे सीधे वो विपक्ष को या कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करने से बेहतर वो देश की जनता को संबोधित करेंगे। और मुझे लग रहा है कि प्रधानमंत्री के तर्कश में कोई ऐसा तीर होगा जो अभी तक उन्होंने निकाला नहीं होगा। उनको लग रहा होगा कि आज मौका है, ये बिल गिर गया है तो अब मैं जनता से सीधे संबोधित करके उस तीर को निकालकर बाहर आऊं। तो मुझे लग रहा है कि प्रधानमंत्री करेंगे। अब क्या वो ये कहते हैं कि भाई बहुत सी बातें, क्योंकि जो विपक्ष के नेताओं के द्वारा क्या प्रधानमंत्री ये कह सकते हैं कि बीजेपी भाई 33% सीटें महिला को देंगी विधानसभा में? ये कह सकती है कि भाई बिल पास होना ना होना विपक्ष के हाथ में था, लेकिन पार्टी के भीतर 33% सीट देना हमारे हाथ में है तो हम देंगे, और हम विपक्ष को चुनौती देते हैं कि वो भी इस पर आगे बढ़े। तो क्या प्रधानमंत्री कोई नया बात रखेंगे? देखने वाली बात होगी प्रधानमंत्री कैसे आगे बढ़ते हैं। पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर भी हमारे साथ जुड़ गए। देवेंद्र, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कहने जा रहे हैं, इसका आकलन हम भी लगाने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है? क्योंकि उनके सोशल मीडिया पर जो वो हर दिन एक सुभाषित लिखते हैं, उसके अलावा मैंने अभी तक नहीं पढ़ा उन्हें, नहीं सुना उन्हें। सिर्फ और सिर्फ महिला आरक्षण बिल जिस प्रकार से संसद में अपोजिशन ने गिराया, और उस बैकग्राउंड को ध्यान में रखते हुए, उस सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये संबोधन होगा। इसमें कुछ और बहुत ज्यादा अगर आप उम्मीद करें तो निश्चित तौर पर निराशा हाथ लगेगी आपको। और सामान्य तौर पे ये कितना जरूरी बिल था, सरकार की इस बिल को लाने के पीछे मंशा क्या थी, और अपोजिशन ने इसे कैसे रोका, कैसे विघ्न डाल दिया, इन सारी बातों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने राष्ट्र के संबोधन में इन सारी चीजों को रखेंगे। और पार्लियामेंट में उनके स्पीच की बात कर रहे हैं तो पार्लियामेंट में जब उन्होंने स्पीच दिया था इस बिल पर, तो वो मोर और लेस ज्यादातर उसमें इस रूप में था कि अपोजिशन को सिर्फ वो समझा सकें कि ये कितना जरूरी है, और एक तरह से काइंड ऑफ अपील आप कह सकती हैं कि हाउस में पीएम मोदी ने ये किया अपोजिशन के नेताओं से कि अपनी हठ धर्मिता छोड़िए,
छोड़िए और देश की महिलाओं के उत्थान के लिए अगर ये बिल लेकर आ रही है सरकार तो इस पर सपोर्ट कीजिए। उन्होंने उदाहरण देकर भी बताया कि किस प्रकार से 2023 में अगर सर्वसम्मति से ये बिल पास हुआ तो उसका किसी को 2024 के चुनाव में फायदा नहीं हुआ। अगर लेकिन विरोध किया गया तो फिर वो महिलाएं वो उसका जरूर निश्चित तौर पर रिटर्न गिफ्ट देंगी उन दलों से नाराजगी दिखाकर। तो उसी बैकग्राउंड में आज जब कैबिनेट की बैठक हो रही थी मीनाक्षी, तो उस कैबिनेट की बैठक में भी पीएम मोदी ने जो सोर्सेस के द्वारा हमें जानकारी मिली कि इस बात को कहा कि गांव-गांव तक इस बात को पहुंचाना चाहिए कि देश के वुमेन एम्पावरमेंट के लिए ये कितना जरूरी फैसला था। सरकार इस काम को करना चाहती थी, सबको साथ लेकर आना चाहती थी और क्रेडिट की कोई लड़ाई नहीं थी। बावजूद इसके अपोजिशन ने इसमें अड़ंगा डाल दिया और यही सब आप सुनेंगे रात में 8:30 बजे जब पीएम मोदी का संबोधन होगा। उनके दिल की बात होगी इस बिल को लेकर और महिला उत्थान के लिए जो उनकी सोच रहती है। लेकिन देवेंद्र, जो आप बात कह रहे हैं, मैं राहुल गांधी का ही पर्सपेक्टिव अगर सामने रखूं, राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये तो महिला आरक्षण बिल है ही नहीं, इसका महिलाओं से कोई संबंध नहीं है, ये बिल ओबीसी विरोधी है, ये बिल एससी एसटी विरोधी है, ये बिल एंटी नेशनल है, दक्षिण उत्तर पूर्व उत्तर पश्चिम और छोटे राज्यों के खिलाफ ये बिल है। हम भारत को जोड़ने वाले हैं, ना किसी का हक छीनने देंगे, ना देश को बंटने देंगे। ये इस वक्त विपक्ष की लाइन है, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी की लाइन है। देखिए, राहुल गांधी ने जो कुछ कहा, बहुत सारे आज अपोजिशन के नेताओं से भी जब ऑफ रिकॉर्ड बातचीत हो रही थी तो उस बात को समझने को तैयार नहीं था। वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर राहुल गांधी कहना क्या चाह रहे थे, क्या क्या उन्होंने कुछ कहा। अगर उनके पूरे संबोधन को उठाकर आप देखें तो उसमें अगर टाइम प्रोपोर्शन को अगर आप देख लें तो उसमें समझ में आ जाएगा कि महिला आरक्षण बिल जो कि इशू था उस पर उन्होंने कितना समय दिया और बाकी सारी चीजें जो उन्होंने कही उसको प्रासंगिक अप्रासंगिक चाहे आप जिस कैटेगरी में बांटना चाहें वो बांट ले, लेकिन वो आपको समझ में आ गया कि बाकी सारी चीजें कितनी ज्यादा समय उन्होंने दिया उन सारी चीजों पे। तो राहुल गांधी की बात का तो कोई बहुत ज्यादा मतलब है नहीं, लेकिन ओवरऑल कांग्रेस पार्टी का जो स्टैंड था, टीएमसी का स्टैंड था, समाजवादी पार्टी का स्टैंड था, डीएमके का जो स्टैंड था, उन सारी चीजों को लेकर निश्चित तौर पे इस बिल पे जो उनका स्टैंड रहा उसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी बहुत ज्यादा बोलेंगे। राहुल गांधी की बात को प्रधानमंत्री मोदी बहुत ज्यादा तवज्जो देते हैं, ऐसा कभी दिखा नहीं। पहले भी आपने देखा होगा कि ज्यादातर वो मजाक के तौर पर ही राहुल गांधी को लिया जाता है। आज भी अगर एनडीए नेताओं की अगर बात करें तो किसी से भी अगर पूछें तो वो इस बात को जरूर कह रहे थे कि प्रियंका गांधी ने हाउस में इस बिल को लेकर जो कुछ बोला हमारे विपक्ष में बोला, लेकिन अच्छा बोला। राहुल गांधी की बात को एकदम से मजाक के तौर पे ही लेते थे कि न जाने वो कौन सा जादू दिखाना चाह रहे थे। जैसा कि निशिकांत दुबे को आपने सुना भी होगा कि वो क्या बता रहे थे कि माइकल जैक्सन और जादूगर पीसी सरकार जो जादूगर हुआ करते थे उन दोनों को उन्होंने सुना। तो कुल मिलाकर राहुल गांधी की बात को बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाती है, बहुत ज्यादा दी भी नहीं जाएगी एनडीए के सांसदों द्वारा, एनडीए नेताओं द्वारा और आज पीएम मोदी के द्वारा तो बिल्कुल नहीं। लेकिन ओवरऑल जो अपोजिशन का स्टैंड है उसको लेकर निश्चित तौर पर वो उन सारी चीजों को देश की जनता के सामने पीएम मोदी अपने संबोधन में रखेंगे कि किस प्रकार से अपोजिशन का स्टैंड इस पार्टिकुलर बिल को लेकर रिग्रेसिव था, जबकि सरकार उनकी हर बात को समझाने को तैयार थी। जी देवेंद्र, आप रहे हमारे साथ। जो बात कल गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस बिल के गिर जाने के बाद अपने पोस्ट में लिखा, विजय जी, वो यही लिखा था कि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, टीएमसी और डीएमके, और उन्होंने स्पेशली इन चार पार्टियों का नाम इसलिए लिखा क्योंकि यही पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे नंबर की पार्टी है जिनका संख्या बल है, विपक्ष के तौर पर बड़ा संख्या बल है। इन्होंने जो किया है वो गलत किया है और वो ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि उस बात का फिर जैसे जश्न मनाया गया, महिलाओं को आरक्षण नहीं दिया गया और फिर विपक्ष ने इस बात का जश्न मनाया, ये जश्न देखकर उन्हें हैरानी हो रही है। आपको लग रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण में जो कुछ भी कल ये तस्वीर सामने आई बिल के गिर जाने के बाद, वो बातें भी शामिल होंगी? मुझे लगता है बिल को लेकर जिस तरह की सब कुछ जो राजनीतिक एक्सरसाइज रही उस सब पर वो चर्चा करेंगे, सरकार की क्या कोशिश है, सरकार की क्या मंशा है, विपक्ष ने किस तरह से दिया। लेकिन अभी एक पोस्ट में देख रहा हूँ, इम्पोर्टेंट है इसको वैसे चर्चा के लिए जी, और इसलिए क्योंकि ये महुआ मोहित्रा हैं टीएमसी के सांसद, आपने टीएमसी का जिक्र किया और उन्होंने नरेंद्र मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर को टैग किया। अच्छा, और लिखा कि और पार्टी हैज द लोएस्ट परसेंटेज ऑफ वुमेन अमंग ऑल पार्टीज इन लोकसभा, implementation women reservation now based on 543 seats, what is stopping you? जुमलेबाजी नहीं चलेगी। और उन्होंने एक ग्राफिक डाला है जिसमें एमपीज की संख्या परसेंटेज के हिसाब से दी है। उसमें बीजेपी के पास सबसे ज़्यादा एमपीज हैं, वुमेन एमपीज 31, टोटल एमपीज 240, परसेंटेज ऑफ वुमेन एमपीज 12.90, आईएनसी की 14 एमपीज और उनका परसेंटेज 14.30, टीएमसी के 11 एमपीज और उनका परसेंटेज 37.90, एसपी का
13.50, डीएमके का 13.60, जेडीयू का 16.70, एलजेपी का 40%, लेकिन वो तो 5 में से 2 एमपी हैं। तो वो ये कह रही हैं कि भाई आपकी ये जुमलेबाजी है, आपके सबसे कम एमपी है परसेंटेज में वुमेन एमपी, और उनका 37% है। ये अभी महुआ जी का ट्वीट है 1 घंटे पहले, बस 1 घंटे पहले का ही है, तो मैं इसी पर बात कर लेती हूँ। देवेंद्र, देखिए ये तो हार्श रियलिटी है ना देवेंद्र, ये हार्श रियलिटी है, और बीजेपी जानती है कि उसके 240 सांसदों में से परसेंटेज केवल 31 सांसदों का है जो महिला सांसद हैं। इसका 13% करीबन हुआ जी, 12.90 एवरेज। जितना बंगाल में उनका सुन करके आए हैं उससे दुगना ज्यादा, करीब करीब दुगना सांसद जो है बीजेपी के पास महिला सांसद। देवेंद्र जी मीनाक्षी, सवाल क्या है? ये सवाल यही है कि हार्श रियलिटी तो बीजेपी भी जानती है। आज अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अपना संबोधन देंगे तो इस तरीके की जो सवाल उनकी तरफ उठते हैं या बीजेपी की तरफ उठते हैं, उनका भी तो जवाब देना बनता है। नहीं, कौन सा सवाल? मैं सुन नहीं पाया। देवेंद्र, मैं दोबारा आपके पास आती हूँ। हर्षवर्धन जी, ये थोड़ा तो सरकार के लिए ये भी चुनौतीपूर्ण है। नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि ये आंकड़े तो बिल्कुल आंकड़ेबाजी होगी और ये सब कोशिश होगी, लेकिन यहां भी अगर आप देखें तो एक टीएमसी को छोड़कर सभी पार्टियों का जो महिला प्रतिनिधियों का प्रतिशत है वो लगभग एक बराबर है। 12-13, थोड़ा इधर हो जाए थोड़ा उधर हो जाए उससे फर्क नहीं पड़ता है। और सर्वाधिक महिला सांसद भारतीय जनता पार्टी की जीत कर आई है, इसमें भी कहीं कोई संदेह नहीं। असली सवाल यह है कि 33% महिला आरक्षण पार्टियां नहीं दे पाई। ये कोई भी कहे, लेकिन अपनी पार्टी में प्रतिनिधित्व तो नहीं दे पाई वो, और उसे लागू करने के लिए एक संवैधानिक संशोधन का कानून लाना पड़ा। अब वो गिरा, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी अपनी पॉलिटिकल नैरेटिव वाली लड़ाई शुरू कर रही है, जिसको उसने कल से ही शुरू कर दिया, या कहें कि उस भाषण से, जब प्रधानमंत्री का भाषण शुरू हुआ तब से शुरू किया। और कल भाजपा की, एनडीए की जो महिला सांसद थी, जो प्लकार्ड लेकर जिस तरह से उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया, अब उसका नेक्स्ट लेवल है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बताएंगे तो वो उन सारी चीजों को बताएंगे जिसको हम लोग बार बार कह रहे हैं कि किस तरह से ये पृष्ठभूमि इसकी क्या है, क्या क्या मुश्किलें आई इतने वर्षों में, 3 दशक से अधिक समय में क्यों नहीं हो पाया, भाजपा क्यों इसको 2029 के पहले लाने के लिए प्रतिबद्ध है, और कहां कहां मुश्किलें आई। तो जाहिर है जब पीएम बोलेंगे तो वो विपक्ष पर ही हमलावर होंगे। तो इतिहास की भी सारी बातें गिनाई जाएगी। प्रोफेसर संगीत रागी जी, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जब बोलेंगे तो राष्ट्र के नाम संबोधन में, तो इस बात का जिक्र जरूर करेंगे कि कैसे भारतीय जनता पार्टी महिला आरक्षण को लेकर के कमिटेड रही है। पहले उनसे पूर्ववर्ती सरकारों ने, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी की ही सरकार क्यों न हो, उस समय भी महिला आरक्षण बिल पास नहीं कराया जा सका। हो सकता है संवित सरकारें थी, जो कल समीर जी जिसका जिक्र कर रहे थे, बिल्कुल एक उसका एस्पेक्ट होगा, क्योंकि 2/3 मेजोरिटी किसी के पास नहीं थी। और उस समय ध्यान रखिएगा, ये इंडी गठबंधन के जितने दल थे, खास करके लालू प्रसाद की पार्टी जो थी और जो है वो मुलायम सिंह जी की पार्टी थी, ऐसी पार्टियां आरक्षण, विदिन आरक्षण की बात कर रही थी और बार बार कह रही थी कि आप पहले ओबीसी महिलाओं को भी उसमें आरक्षण दीजिए, नहीं तो ये सारे के सारे जो भी महिलाओं का आरक्षण मिलेगा वो सब बलकट्टी महिलाओं तक चला जाएगा। इसका बेनिफिट अभी आपने दिलीप मंडल के बारे में हमने जिक्र किया ना, दिलीप मंडल की अंतरात्मा जो है वो 2023 में कुछ थी, आज कुछ थी। वो 2023 में उनकी अंतरात्मा जो थी वो पूरा का पूरा वही बात थी, मंडलवाद की तरह ही थी। नहीं, मैं तो आज सांसदों को कोट करते हुए ये बात कहना चाहूंगी, जब सांसद इसी पार्लियामेंट में बैठकर ये मंशा रख सकते हैं कि परकटी महिला आ जाएंगी तो आपका हक ले लेंगी, तो जब इस तरीके की बातें होती हैं, सामान्य महिलाओं से यदि आप पूछें तो आपको ये बात करती हुई नजर आएंगी कि भाई ये पुरुष प्रधान समाज से हमें यही अपेक्षा थी जो किया गया, लेकिन इसमें भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन के साथी तो जिम्मेदार नहीं माने जाएंगे।